इफ आयुर्वेदा इज अ स्यूडो साइंस, WHO में लोग बैठे वो बेवकूफ़ है क्या? बट बहुत लोग या बहुत आयुर्वेदिक प्रोफेशनल्स भी यही बोलेंगे, छोड़ दीजिए सब एलोपैथिक ट्रीटमेंट, हमारा कीजिए. सो इज दैट राइट? क्रमेण अपचिता दोषाः क्रमेण उपचिता गुणाः. PCOS, थायराइड और गट इश्यूज में आयुर्वेदा ऑनेस्टली कितनी सक्सेसफुल है? तो ये शास्त्र शाश्वत है, इटर्नल है. हर एक शास्त्र के लिमिटेशंस है, एलोपैथिक के भी है, आयुर्वेद के भी है. कि दारू पीनी चाहिए और चरक संहिता में लिखा है इस टाइम पियो तो खराब नहीं है दारू, समथिंग लाइक दैट. उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं? हाय, आई एम स्वाति, आई एम अ साइंस लेड फैट लॉस कोच. और अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि आयुर्वेदा से मेरा कुछ बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं है. नॉट बिकॉज ऑफ आयुर्वेदा ऑन इट्स ओन, आई रिस्पेक्ट दैट एज एंशिएंट विजडम, बट मेरी प्रॉब्लम है उसे ब्लाइंडली फॉलो करने से. एंड बहुत टाइम से मैं एक आयुर्वेदिक प्रोफेशनल लाना चाहती थी, बट एवरी आयुर्वेदिक प्रोफेशनल आई सॉ was just blindly following Ayurveda, and finally I came across a doctor who is science led और वो researches में believe करते हैं, अपने आप को constantly update करते हैं. Meet Dr. Nitin Kochhar. Hi Swati. Hello Hi. sir, thank you for doing this. Yeah. जी. So Ayurveda is often dismissed as pseudoscience or defended as ancient wisdom. As a science-led Ayurvedic professional and a doctor, आप क्या बोलेंगे इसमें? Wonderful. So first ball ही एकदम bumper ball रहा. So I don't know from where this word came of pseudoscience. Okay, probably this is coined by certain allopathic doctors. Not all. Some allopathic doctors, either they are ignorant about the knowledge of Ayurveda, or they have some misinformation. Now let me tell you. In two parts. Okay, first is why Ayurveda is not a pseudoscience. Ayurveda, what we call, is a knowledge of life. Ayurveda. Ayu means life, Ved means to know. So इसके शुरुआत में ही आचार्य अग्निवेश जो अपने शिष्य चरक को कहते हैं, सो अयम आयुर्वेद शास्त्र शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वाच्च भाव स्वभाव नित्यत्वाच्च. इसका अर्थ यह है कि मैं आपको जो आयुर्वेद शास्त्र बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, वो आयुर्वेद शास्त्र अनादिकाल से, टाइम इममेमोरियल से प्रेजेंट है. लेकिन टाइम इममेमोरियल से प्रेजेंट है इसका मतलब वो ऑथेंटिक है ऐसा तो नहीं है. तो आचार्य ने दो और अन्य एविडेंसेस दिए. तो एक क्या कहा, बहुत ही सटीक एविडेंस है ये. उन्होंने कहा स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वाच्च भाव स्वभाव नित्यत्वाच्च. तो स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वाच्च का मतलब यह है कि इस आयुर्वेद शास्त्र में मैं जो भी आपको जड़ी बूटी बताऊंगा, मैटर बताऊंगा, प्रिंसिपल बताऊंगा, ये इनहेरेंट है. ये जन्मतः ही ऐसे आते हैं. इसको किसी लेबोरेटरी में हमने प्रोड्यूस नहीं किया है. फॉर एग्जाम्पल, केले का मीठापन या संतरे का खट्टापन या मिर्ची का तीखापन या करेले का कड़वापन, ये कोई लेबोरेटरी में विकसित नहीं हुआ है, ये सृष्टि में ही उपलब्ध है. ठीक है. तो जो भी हम मैटर यहाँ पे आयुर्वेद में स्टडी करने वाले हैं, वो सब जड़ी बूटियों का, मैटर का, ये जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, वो प्रकृतितः उपलब्ध है. उसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है. दूसरा, उन्होंने कहा कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये गुणधर्म ऐसे ही रहेंगे. तो भाव स्वभाव नित्यत्वाच्च. तो जब मैं इन सब चीजों का कंपाइलेशन करके आपको दे रहा हूं, तो ये शास्त्र शाश्वत है, इटर्नल है, ये साइंस है. ओके, विच यू हैव टू नो. तो अभी इसमें प्रश्न ये आता है, जैसे अश्वगंधा फॉर एग्जाम्पल या ब्राह्मी, ये तो मैंने आपको सिंपल एग्जाम्पल दे दिए सब्जियों के. अभी ब्राह्मी को आयुर्वेद में लिखा है कि ये बुद्धि बढ़ाती है. ठीक है भाई, लिख दिया. ठीक है, लिख दिया. अभी इसको लेबोरेटरी में इन्होंने चेक किया तो सही में ब्राह्मी से बुद्धि बढ़ती है क्या? तो यस, एनिमल स्टडी किया तो कॉग्निटिव बिहेवियर वो रैट्स का बढ़ गया. कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स किए, उन्होंने देखा कि इट इज यूजफुल इन डिमेंशिया एंड अल्जाइमर, इट प्रिवेंट्स दैट.
गिलोय, ओके, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। तो उन्होंने चेक किया भाई गिलोय से कैसा होता है, तो उन्होंने सर्टेन पैरामीटर्स चेक किए, WBC का है एंड ऑल अदर्स लिम्फोसाइट्स, तो सही में उनकी फंक्शनलिटी बढ़ जाती है। तो जो 3000 साल पहले हमारे चरक मुनि और सुश्रुत ने, इन्होंने बिना किसी पेटेंट की अपेक्षा किए ये आयुर्वेद शास्त्र का निर्मित लिखा है, उन्होंने कहा कि हमने लिखा है, लोगों के यूजफुल के लिए लिखा है, और आज लेबोरेटरी में भी हम देखते हैं तो वही गुणधर्म हमें मिलते हैं, उसमें कोई कुछ चेंज नहीं है। तो इसके लिए ये शास्त्र स्यूडो साइंस नहीं है। ये एक पार्ट हो गया। अगर हम इसे स्यूडो साइंस मान ले तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच इज द हाईएस्ट बॉडी, अगर आयुर्वेद स्यूडो साइंस रहता तो आज गुजरात में ग्लोबल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन इन एसोसिएशन विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट चालू किया है, एक सेंटर चालू किया है WHO ने। सो इफ आयुर्वेदा इज अ स्यूडो साइंस, WHO में लोग बैठे वो बेवकूफ है क्या कि वो स्यूडो साइंस को इतना महत्व देंगे? ये हो गया WHO का। हमारी हाईएस्ट बॉडी कौन सी है? तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 2024 में पंचकर्म और आयुष सेंटर का इनॉग्रेशन उस समय के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने किया। द मोस्ट इंटेलेक्चुअल क्लास जो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो कहते हैं, वहां पे उन्होंने आयुष का सेटअप चालू किया। तो वो बेवकूफ है क्या कि स्यूडो साइंस को बढ़ावा देंगे? तीसरा, डॉक्टर्स, जैसा मैं टाटा हॉस्पिटल में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की कैंसर के ऊपर, तो टाटा हॉस्पिटल अभी बॉम्बे के पास में खोपोली करके एक है एरिया, वहां पे फुल फ्लेज्ड आयुर्वेद सेंटर इन IPD और OPD के साथ में पूरा चालू करने वाला। वहीं पे वो दे आर गोइंग टू ग्रो द हर्ब्स, कल्टीवेशन करेंगे, उनका रिसर्च लैब रहेगा। तो अगर आयुर्वेद स्यूडो साइंस रहता तो ये पॉसिबल होता था? नहीं। फोर्थ, आयुष मिनिस्ट्री के अंडर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वी कॉल सेंटर काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस, CCRS। ये CCRS का ऑल ओवर इंडिया में 30 इंस्टीट्यूशंस के साथ में नेटवर्क है, एंड दे आर इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल रिसर्च ऑन हर्ब्स एंड आयुर्वेदा, जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन वेरियस डिसीजेस, देन फार्माकोविजिलेंस, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द हर्ब्स, डोज डिपेंड, जो कुछ भी है फार्माकोविजिलेंस के अंदर, फार्माकोग्नोसी के अंदर जो कुछ भी आता है, ये सब किया है। एंड स्वाति, यू विल बी सरप्राइज्ड, 2 या 3 साल में कम से कम 6 लाख पेशेंट्स के ऊपर, 6 लाख व्यक्तियों के ऊपर ये सब ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं। एंड मेनी ट्रायल्स they are published in almost, if I am not wrong, 260 national journals and 124 इंटरनेशनल जर्नल्स। आज के AI के जमाने में और चैट GPT के जमाने में मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर आयुर्वेद स्यूडो साइंस होता तो ये सब संभव होता क्या? तो मेरे जो एलोपैथिक दोस्त लोग हैं जो कहते हैं कि आयुर्वेद स्यूडो साइंस है, तो उनसे ये नम्र निवेदन है कि कृपया आपका जो अभ्यास है आयुर्वेद का ऊपर का, आप पहले करिए। मैं ये नहीं कहता कि ये देश का शास्त्र है इसके लिए अपनाइए, ये शास्त्र का यूज है। हर एक शास्त्र के लिमिटेशंस है, एलोपैथिक के भी है, आयुर्वेद के भी है। तो जब इंटीग्रेशन होगा आयुर्वेद का और एलोपैथिक का, तो सही में समाज की हेल्थ सुधरेगी। करेक्ट, दैट इज विच इज द गोल ऑफ WHO, दैट हेल्थ फॉर ऑल, दैट्स इट। वही मेरा एक मेजर पॉइंट था आपसे बात करने का कि डू यू थिंक कोलैबोरेटिव एफर्ट विल बी बेटर एलोपैथिक और आयुर्वेदा का? बिकॉज मेरी प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मेरी प्रॉब्लम यही है लोगों से या आयुर्वेदा से, कि आप जैसे थोड़ा एक डिफरेंट लीग को बिलोंग करते हैं शायद, बिकॉज यू फॉलो रिसर्चेस एंड यू आर अ पार्ट ऑफ इट, बट बहुत लोग या बहुत आयुर्वेदिक प्रोफेशनल्स भी यही बोलेंगे छोड़ दीजिए सब एलोपैथिक ट्रीटमेंट, हमारा कीजिए। सो इज दैट राइट? नो, एब्सोल्यूट नहीं। मुझे नहीं लगता कोई एजुकेटेड अगर जिसके पास में डिग्री है वो ऐसा कहेगा। क्यों? क्योंकि चरक मुनि ने पहले ही कहा है, क्रमेण अपचिता दोषाः क्रमेण उपचिता गुणाः शांतो यान्ति अपुनर्भवम अप्रकंप्याम भवन्तिम च।
यानी यदि आपको कोई चीज छोड़नी है तो उसको धीरे धीरे छोड़िए, और कोई चीज आपको अगर बढ़ानी है तो उसको धीरे धीरे बढ़ाइए, ताकि कोई साइड इफेक्ट न हो। तो जब हमारे पास में कोई पेशेंट आते हैं डायबिटीज की फॉर एग्जांपल, या बीपी की बोलो, कोई भी फॉर XYZ कि इतनी दवाइयां ले रहे, तो हम कभी भी उसे ऐसा नहीं कहते, और कहना नहीं चाहिए कि एलोपैथी की सभी दवाइयां बंद करो, क्योंकि अगर उन्होंने एकदम से बंद कर दिया तो उनका शुगर, बीपी सब बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हो, आपकी दवाइयां सोच समझकर उनके प्रकृति के अनुसार अगर दे रहे हो, और शुगर लेवल कम हो गया, तो मैं क्या करता हूं, उनके डॉक्टर के पास भेजता हूं कि अभी इसका HbA1c इनका 12.5 था, अभी 9.5 हो गया है, ठीक है, तो आप इसकी दवाइयां कम करिए। या अगर मुझे कम करनी है तो मैं कम करके, लेकिन मैं क्लोजली पेशेंट को वॉच रखता हूं, मॉनिटर करता हूं। तो ये बिल्कुल, और स्टूडेंट लोगों को ये सीखना ही चाहिए कि एकदम से एलोपैथिक की दवा बंद ना करें, आयुर्वेदिक की दवा धीरे धीरे चालू रखें, प्रॉपरली प्रकृति का सोच समझ के दवाई दे, और अगर आपको दवा कम करनी है तो आपके एलोपैथिक कलीग से बात करिए, उनको समझाइए, एंड देन टेक अ कॉल। करेक्ट। डॉक्टर, एक और चीज़ बोली जाती है कि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट करती है, और आयुर्वेदा जो है वो जड़ से बीमारी को मिटाता है, तो इस पे आपका साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट क्या है? स्वाति, आयुर्वेद में 4 प्रकार की चिकित्सा के फल बताए हैं, यानी सुख साध्य, कष्ट साध्य, असाध्य, और एक है जिसमें पेशेंट को कंटिन्यूसली दवाई लेते ही रहनी पड़ती है तो ही वो ठीक रहेगा, ठीक है, विलंब साध्य जैसे हम कह सकते हैं। तो अगर मेरे पास में कोई आर्थराइटिस का पेशेंट आए जिसकी कार्टिलेजेस पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो वो असाध्य है, वो ठीक नहीं होगा, और ये कहने की हिम्मत मैं रखता हूं। लेकिन अगर कोई मेरे पास में आता है जिसका कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन, आर्थराइटिस जस्ट शुरू हुआ है, तो उसको हम ऐसी कुछ दवाइयां देते हैं कि जिसके वो कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन उसका रुक जाए, वो बीमारी आगे नहीं बढ़े। हाँ, तो ये हो गया। अभी जड़ से निकालने का जो आपका प्रश्न है, तो उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और आज की तारीख में आप देखेंगे, फॉरगेट मेडिसिन, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, कुछ नहीं, सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से यू कैन रिवर्स सो मेनी मेडिसिन्स। तो व्हाट आयुर्वेदा सेज, आहारात संभवती रोग आरोग्यश्च, आप पहले आहार ठीक करिए, तो आपकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। भैया कैसे होगी ठीक? क्योंकि आहार से और कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से आपके एपिजेनेटिक्स के ऊपर फर्क होता है। जीन्स एंड एपिजेनेटिक्स, जीन्स को अटैच करना, जीन्स के ऊपर काम करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एपिजेनेटिक्स, डीएनए मिथाइलेशन एंड हिस्टोन जो भी बोलते हैं, तो ये एपिजेनेटिक्स को मॉड्यूलेट करना सहज पॉसिबल है, और वो हम आहार से, आपकी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करने से, आपकी सोच से भी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपने एपिजेनेटिक्स चेंजेस कर दिए तो जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज हो गया, जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज हो गया तो वो बीमारी जड़ से खत्म हो गई। तो ये उसके पीछे, और शायद पुराने जमाने में ऋषि मुनीज और सब जो डाइट वगैरह कहते थे, तो उसके वजह से बीमारियां जड़ से, डायबिटीज वगैरह जो कुछ भी था जड़ से निकल जाता होगा। लाइफस्टाइल का भी बहुत फर्क, लाइफस्टाइल का बहुत फर्क पड़ता है। सो एक दवाई नहीं है, इट्स ऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मेजर्स प्लस आपके मेडिसिन। ऐसा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, दिस थिंग इरिटेट्स मी टू द कोर, बिकॉज मैंने अपने आसपास ही देखा, देयर आर पीपल, लेडीज, जिनके कार्टिलेजेस बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, नी इशू इतना ज़्यादा है कि दे कांट वॉक प्रॉपर्ली, दे आर इन कॉन्स्टेंट पेन, एंड डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड सर्जरी, ठीक है, बट वो 5-5, 10-10 साल से आयुर्वेदा ले रही हैं, एंड समहाउ प्रोफेशनल्स भी कुछ ऐसे हैं, सैडली, जैसे आपको पता है एक्सेप्शंस हर प्रोफेशन में है, प्रोफेशनल्स आयुर्वेदा भी हैं ऐसे जो बोलते हैं कि आप नई सर्जरी कराएंगे, ब्लेटेंटली दे विल टेल देम ऑन देयर फेस कि आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आप ये दवाई खाएं और ये होगा। और मेरे तो घर में मेरी मदर हैं, उन्होंने अब सर्जरी कराई है, बट इवन शी फेल फॉर इट कि एक टीवी पे आता था करके, एंड वो डॉक्टर कुछ करके, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, कि वो ये दवाइयाँ लीजिए, ये लेप करिए और गारंटी है आप ये आयुर्वेदा ट्रीटमेंट करें। कुछ नहीं भाई, साल 2 साल में इनफैक्ट और उनकी एज बढ़ रही थी और चीज़ें वीक हो रही थी, एंड देन इवेंचुअली वी हैड टू गेट द सर्जरी डन। सो मेरा इशू ये है। सो स्वाति, ये इशू शास्त्र का नहीं है ना? करेक्ट, डेफिनेटली आई एग्री। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि आप अदर साइड भी देखिए कि
कोई पेशेंट क्यों नहीं कराना चाह रहा है सर्जरी? मैडम कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। अगर अच्छे हॉस्पिटल में हम जाते तो एक नी रिप्लेसमेंट के लिए 4 से 5 लाख रुपया, 8 लाख रुपया खर्च हो जाता है। इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, घर में देखने वाला कोई नहीं है। सर ये तो चलिए एक लेजिटिमेट रीजन हो गए। तो मैं उसके आपको लिए हाँ बता रही हूँ एफिलिएंट फैमिली की बात है एंड आपको पता है एफिलिएंट फैमिली से जब कोई जाएगा तो वो एक बहुत अच्छे आयुर्वेदा पे ही जाए, अच्छे इन द सेंस हुज एक्सपेंसिव, एग्जैक्टली है ना, एंड दे आर पेइंग 25-30 के पर मंथ फॉर दैट मेडिकेशन इजीली, जिसमें सिर्फ लेप आ रहा है और कुछ पाउडर और जड़ी बूटियां आ रही हैं। अगेन माय पॉइंट इज नॉट कि वो जड़ी बूटियां खराब हैं या हार्म करेंगी, मे बी शायद बेनिफिट ही कर जाएं कुछ, बट द पॉइंट इज ब्लैंकली कह देना पेशेंट को कि सर्जरी की आपको जरूरत नहीं है। जैसे आपने कहा कोई आपके पास आएगा तो आप बोलेंगे ना कि हाँ ये मेरे उससे ऊपर है। स्वाति ये क्या है, ये दीज आर समथिंग यू नो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्रोफेशनल्स में जो है साइंस में। और काफी ऐसे भी पेशेंट है कि जिनको अर्ली आर्थराइटिस है, उनको भी जस्ट फॉर द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू सर्जरी बताई जाती है। तो दोनों जगह है, तो उसके लिए कोई भी ना तो एलोपैथिक शास्त्र गलत है ना आयुर्वेद शास्त्र गलत है। तो सही नॉलेज जो आप आपके पॉडकास्ट के थ्रू दे रही हैं वो बहुत अच्छा है कि इस तरह से अप्रोच किया जाना चाहिए। लोगों को पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कार्टिलेज अगर पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो गया है, आयुर्वेद में भी ऐसी अवस्था को असाध्य बताया है, तो शस्त्र कर्म करके लेने में कोई इशू नहीं है। अच्छी जगह करा के लो, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। मेरे पास में कैंसर के काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं डॉक्टर हमको केमोथेरेपी नहीं लेनी है, सर्जरी रेडिएशन नहीं लेना। तो मेरा सबसे पहले कहना यह है कि भैया आयुर्वेद शास्त्र में सुश्रुत, और आपको शायद आश्चर्य होगा सुनकर कि वो समय अर्बुदज्ञ, अर्बुद यानी कैंसर, हम आज कैंसर स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। तो वो जमाने में एक सुश्रुत संहिता में वर्ड है अर्बुदज्ञ, यानी जो कैंसर के स्पेशलिस्ट है, वो जमाने में भी कैंसर के स्पेशलिस्ट थे। तो सुश्रुत ने लिखा है कि अर्बुदज्ञ का कहना है कि वो ट्यूमर को, गांठ को पहले दवाइयों से कम करो, उसके बाद में अच्छा जो सर्जन है जिसका हाथ हिलता नहीं है, स्थिर है, ये वर्णन किया हुआ है, उसकी से सर्जरी कराइए। फिर तीसरा लिखा है कि उसको अग्नि कर्म करिए, दहन करिए ताकि वो फैले नहीं। और चौथा लिखा है कि आपकी फिर प्रतिकार शक्ति बढ़ाइए। तो अगर आप स्वाति आज देखते हैं कैंसर की जो 4 ट्रीटमेंट है कि फर्स्ट इज डीबल्किंग, दवाई कम करो, यानी श्रिंक करो, ट्यूमर करो, सर्जरी करो, रेडिएशन विच इज सॉर्ट ऑफ लाइक अग्नि कर्म, एंड देन यू प्रिवेंट मेडिसिन से ताकि वापस से वो बीमारी न आए। तो जब हमारे सुश्रुत आचार्य ने खुद ने लिखा है कि सर्जरी करनी है, तो हम कैसे कह सकते कि सर्जरी मत करो। हर्निया, हाइड्रोसिल के सभी पेशेंट को हम कहते कि आप सर्जरी कराइए, क्योंकि सुश्रुत ने भी सर्जरी लिखी है। कैटरैक्ट सर्जरी करना जरूरी है। सुश्रुत इज अ पायोनियर, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। आज इतनी सर्जरीज वगैरह सब उन्होंने लिखी है, इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हैं, तो सर्जरी तो इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आयुर्वेदा है ही। कोई भी आयुर्वेदिक हर्ब्स या ट्रीटमेंट नेचुरली सेफ माना जाता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स हो ही नहीं सकते। इस पे क्या आपका, इस पे कोई लॉजिकल स्टैंड पॉइंट है या दे आर नेचुरली सेफ? आई थिंक यू आर वेरी मच अगेंस्ट आयुर्वेदा एंड दैट गिव्स मी द स्पिरिट। सर ऐसा होता तो आप बताइए, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूं। माय ओनली पॉइंट इज कि ये बहुत, क्योंकि सी बीइंग अ फैट लॉस कोच ना, मैं रोज सुनती हूँ क्यों मैंने अपनी थायराइड की दवाई बिल्कुल बंद कर दी, मैं तो ये ले रही हूँ। So my point is आप वो लो, but did you talk to your doctor about it? Correct. आप वॉक कितनी करते हो? आपके खाने में क्या है? आप सारा दिन बैठे हो, आपके स्टेप काउंट 2000 भी नहीं है, एक्सरसाइज आपको पता नहीं है क्या होता है। तो आपको क्या लगता है एक जड़ी बूटी खाने से, आयुर्वेदिक कोई भी ट्रीटमेंट लेने से सब कुछ मैजिकली ठीक हो जाएगा? इज माई पॉइंट। और वही मैं आप एक प्रोफेशनल के जरिए बताना चाहती हूँ कि इट हैज टू बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ a lot of things. एक जड़ी बूटी कुछ नहीं करेगी आपका, अगर आप और चीज़ों को, जैसे आपने बताया कि न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइज है, ये सब चीज़ें आप ध्यान नहीं रखें। तो जैसा आपने स्वाति सबसे पहला सवाल पूछा साइड इफेक्ट, और ये कई लोगों की धारणा है कि आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इफ़ यू कंपेयर विथ modern medicine, yes, I would say side effects are much less. I will come to that point afterward. लेकिन आयुर्वेद के हर्ब्स के चरक मुनि ने पहले अध्याय में, चरक संहिता के पहले अध्याय में क्या लिखा आपको कहता हूं, औषधम यह अनभिज्ञम नाम रूप गुण ही त्रिभि ही विज्ञातम च अपि दुर्युक्तम अनर्थयो उपपद्यते। अर्थात अगर आप कोई ऐसी औषधि जड़ी बूटी का सेवन कर रहे हो जिसका आपको नाम मालूम नहीं है, जिसका आपको गुणधर्म मालूम नहीं है, जिसका आपको रूप मालूम नहीं है,
ये तीनों बातें आपको पता है, नाम पता है, रूप पता है, गुण पता है, लेकिन उसको किस तरह से यूज करना है, एप्लीकेशन क्या करना है, अगर आपको वो पता नहीं है तो उसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। Correct. यथा विषम यथा अग्नि, यानी उसके साइड इफेक्ट जहर के जैसे, एनाफिलेक्टिक शॉक, जल जाना उसके जैसा, या इलेक्ट्रोक्यूशन अश्नि इतने, या शस्त्र से कट जाना जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया, कोई ड्रग लेके हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, कोई ड्रग लेके एनाफिलेक्टिक शॉक आता है, कोई ड्रग लेके सोडियम इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं। तो ये जो साइड इफेक्ट एलोपैथिक दवाइयों के हैं वही सेम आयुर्वेद के भी लिखे हुए हैं। तो ये तो हमको बिल्कुल सोच समझ के करना है। तो दिस इज कॉल्ड फार्मेको विजिलेंस, आयुर्वेद में लिखा है। नाम पता होना चाहिए, रूप पता होना चाहिए, गुण फार्मेकोनॉमिक, फार्मेकोलॉजी यानी फार्मेको डायनामिक्स एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल काली मिर्च, एकदम सिंपल दवा है काली मिर्च, अरे बहुत अच्छी दवा है, काली मिर्च से फैट लॉस होता है, जैसा आप फैट लॉस की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई पित्त प्रकृति का व्यक्ति काली मिर्च खा ले, ठीक है ना, तो उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। स्वाति, कोविड में हमें इतना एक्सपीरियंस आया है टीवी पर सुनकर, जो भी बड़े बड़े महानुभव है वो कहते थे कि आप हल्दी और सूंठ और काली मिर्च इसका काढ़ा पीजिए, और सब लोगों ने जो पीना शुरू किया, बिलीव मी, वो उन दिनों में हमारे पास में एसिडिटी, अल्सर, थ्रोट इरिटेशन, ब्लीडिंग पाइल्स, यानी जो क्लासिकल पित्त प्रकृति की व्यक्ति है अगर वो ले गए, अभी इसमें शास्त्र की गलती नहीं है ना। करेक्ट। जैसे आपको याद होगा कुछ एक साल पहले छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत हो गई कफ सिरप पीकर, और सेम इंसिडेंस 2018 में भी हुआ था। तो क्या इसके लिए एलोपैथिक शास्त्र जिम्मेदार है? नहीं। करेक्ट। वो दवाई गलत तरीके से बनाई गई, एडल्टरेशन था। यहां पर दवाई शायद बराबर है, लेकिन आपने गलत व्यक्ति को उसको दिया, पित्त प्रकृति वाले को दे दिया, तो तकलीफ तो होनी है। सुन के ले लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। तो आयुर्वेद का पहला डिक्टम है कि आपको दवा वैद्य के साथ में रहकर, वैद्य से समझकर ही लेनी है, पढ़ के नहीं लेना है। यही तो सर मेरा पूरा पॉइंट है। Yes. मैं अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। Yeah, I am happy with this kind of podcast, which is going to generate the true awareness. Yeah. आज मुझे लगता है अगर ये पॉडकास्ट कोई देखता है, if they have ailment जैसे थायराइड या hormones, yes, so I would love for them to come and maybe consult you or a professional like you, but अपने एज यू सेड एक सपोर्टिव, एक कोलैबोरेटिव थेरेपी की तरह उसको लेके चले। हाँ, समझें हाँ, कि वो कितना किस मात्रा में लेना चाहिए। एज यू सेड डोसेज इज इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वात, पित्त और कफ ये आजकल ऑनलाइन क्विज़ेस की तरह अवेलेबल है। आप उसमें अपने कुछ ट्रेड्स डालिए और वो आपको आपका दोष बता देगा। सो आर दे सपोज टू बी यूज्ड लाइक दिस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वाति, ये वात पित्त कफ क्या है ये हमको समझना है। वात पित्त कफ को हम बोलते हैं दोष। दोष यानी गलती नहीं, दोष यानी एरर नहीं, ट्रेट। दीज आर, जैसे वी ऑल हैव सेम जेनेटिक्स देन द डिफरेंट देन द एनिमल्स, राइट? बट वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स, irrespective of having same genomic, same genetics, we respond in a different way to a situation. Correct. किसी को ठंड सूट होती है, किसी को गर्मी सूट होती है, किसी को चीज़ बहुत कड़वी लगती है, किसी को कम कड़वी लगती है। तो ये जो ट्रेट है, ये जो प्रकार है, इसको कहते हैं फिनोमिक्स। तो वात पित्त कफ इज द एंशियंट वे ऑफ टेलिंग द फिनोमिक ऑफ अ पर्सन। नाउ फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, वात प्रकृति के जो व्यक्ति रहते हैं, दे आर, उनको कड़वी चीज का बहुत अधिक मात्रा में हिट होता है। उनके टेस्ट बर्ड में एक रिसेप्टर है TAS2R38, ओके? सो दे आर अबंडेंट विद दैट रिसेप्टर, तो वो कड़वी चीज नहीं खा पाते। दे आर कॉल्ड सुपर टेस्टर्स, दे आर नॉट अ गुड पीपल फॉर वाइन इंडस्ट्री। ओके, सो ये कैसे, क्या प्रकृति का एप्लीकेशन कैसे करें, तो ये भी एक बहुत अच्छा साइंस है। लेकिन कफ प्रकृति का अगर व्यक्ति रहेगा, उसको कड़वी चीज, क्योंकि उसके जबान पे वो TAS2R38 कम है, तो ये दारूबाज, तो वो ज्यादा मात्रा में खा सकता है कड़वी। So they are poor testers. So you need a balanced one. You need a balanced one. So they are poor testers. Okay. तो
जो हम लोगों ने साइंस रिसर्च किया है, एक डॉक्टर मिताली मुखर्जी करके हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कॉल दिस लेडी, शी इज अ गंगोत्री ऑफ आयुर्जिनोमिक्स. Okay. It's a branch of science, Ayurgenomics, यानी Ayurveda and Genomics. She is a marvelous lady, गंगोत्री, no other word. तो रिसर्च ऐसा है कि वात प्रकृति के जो व्यक्ति है उनके अंदर सेल प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा है. अगेन दिस मे रिप्लाई टू दोज डॉक्टर्स दोज हु फील कि आयुर्वेदा इज नॉन साइंटिफिक और स्यूडो साइंस. ये भी जवाब उनके लिए होगा कि वात प्रकृति के जो व्यक्ति है दे आर हैविंग मोर सेल्यूलर प्रोलिफरेशन. हमने क्या किया, यानी जो साइंटिस्ट है अल्ट्रावायोलेट रेज लेके वो लिम्फोब्लास्टॉइड सेल्स रहते हैं इम्यूनिटी के, लिम्फोब्लास्टॉइड सेल्स, तो उसको रेडिएशन दिया. तो वात पित्त और कफ उन्होंने देखा. तो वात प्रकृति के जो सेल्स थे उनको समझो, मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10 यूनिट्स दिया, तो 10 यूनिट्स में भी वो डैमेज हो गए इमीडिएटली. So Vata Prakriti person is more prone to develop damages fast. लेकिन अभी कुदरत ने उसको जेनेटिक रीवायरिंग दिया है, बिकॉज डैमेजेस आर फास्ट, तो उसके अंदर हीलिंग भी फास्ट है, तो प्रोलिफरेशन भी उसके अंदर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होता है, हीलिंग भी जल्दी से हो जाएगा. अभी मेरे कैंसर पेशेंट्स के अंदर अगर कोई वात प्रकृति का व्यक्ति है तो ये प्रोलिफरेटिव एंगल यदि वात का बढ़ गया तो ये पेशेंट के अंदर मेटास्टेसिस बॉडी में स्प्रेड होना बहुत फास्ट होगा. तो अगर मेरा ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रेंड अगर समझ पा रहा है कि इसका ये वात प्रकृति है, तो वी विल आइडेंटिफाई अ ड्रग विच विल रिड्यूस वात एंड विच विल प्रिवेंट द मेटास्टेसिस एंड स्प्रेड. दिस इज इंटीग्रेशन यूजिंग आयुर्वेदा एंड एलोपैथिक बोथ. दैट कैन बी वेरी यस. अभी पित्त प्रकृति का जो व्यक्ति है उसके अंदर एक जीन रहता है EGLN1. ओके, ये जीन हमें अगर हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम है तो उससे फाइट करने का, उस होने के वजह से किस तरह से आपने रिस्पॉन्ड करना चाहिए वो सिखाता है, वो हमको प्रोटेक्ट करता है. तो हायर अल्टीट्यूड के लोग जो है जहां ऑक्सीजन कम रहता है उनमें ये जीन जो है लो एक्सप्रेस्ड है, ताकि वो लोग रह सके अच्छे तरीके से. नहीं तो हर एक को पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, लद्दाख में सबको पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा. तो पित्त प्रकृति के व्यक्तियों के अंदर देखा गया है कि EGLN1 ये काम कम करता है, लो एक्सप्रेशन है, क्योंकि पित्त प्रकृति के व्यक्ति में थोड़ा हाइपोक्सिया रहता है, ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम रहती है. नाउ इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट कुदरत ने उनको एंजियोजेनेसिस यानी बहुत अधिक मात्रा में स्मॉल कैपिलरीज निर्माण कर दी है, ताकि जो ऑक्सीजन है सब जगह जाए. लेकिन कैपिलरीज बहुत फ्रजाइल है, तो थोड़ा सा भी मार लगा तो वो ब्लीड होगी. तो पित्त प्रकृति के व्यक्ति जो है हम बोलते हैं कि उनको ब्लीडिंग बहुत जल्दी हो जाता है. पित्त प्रकृति का अगर है तो उसको थोड़ा सा भी आप गर्म खिला दो तो ब्लीडिंग होगा, क्योंकि कैपिलरीज उनकी जल्दी से फट जाएगी. तो ये पित्त प्रकृति का एक मार्कर दे रहा हूं मैं आपको, जो कहते हैं कि आयुर्वेद के मार्कर क्या है, वात पित्त कफ के, तो ये मार्कर है. जैसे वात के अंदर RAD51 अधिक मात्रा में होगा, पित्त के अंदर, हाँ, पित्त के अंदर ये EGLN का एक्सप्रेशन लो होगा, वॉन विलिब्रॉन फैक्टर जो है पित्त प्रकृति के अंदर कम होगा. और वही कफ प्रकृति का जो व्यक्ति है तो उसके अंदर EGLN अधिक मात्रा में होगा, वॉन विलिब्रॉन फैक्टर अधिक मात्रा में होगा. तो कफ प्रकृति के व्यक्ति के अंदर थ्रोम्बोसिस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक की संभावनाएं अधिक है. तो अगर मैं बचपन से ही या पहले से आइडेंटिफाई कर लूं कि मेरे पास में जो एक फैमिली आ रही है वात पित्त और कफ है, तो मैं उसको वो हिसाब से डाइट दूं. और कफ का क्या ट्रेट रहेगा? कफ के अंदर देयर विल बी मोर थ्रोम्बोसिस, यानी क्लॉटिंग ज्यादा होगा. अच्छा. दे आर मोर प्रोन टू डेवलप, पित्त आर मोर प्रोन टू डेवलप हेमरेजिक स्ट्रोक. अगर मैं एग्जांपल दूं तो ब्लड वेसल फट जाती है. लेकिन कफ के अंदर स्ट्रोक होगा जिसमें कफ यानी जो गांठें अधिक मात्रा में बन जाती है. तो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक्स विल बी मोर इन कफ प्रकृति. एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लेटलेट्स एडिशंस होना, खून जम जाना, ये कफ प्रकृति में अधिक मात्रा में होगा. वात प्रकृति के व्यक्ति जो रहते हैं ना उनमें डोपामिन लेवल कम रहता है, सो दे आर मोर एंथुजियास्टिक करने में. एक अचीवमेंट किया तो उनको कुछ समय के लिए ठीक लगेगा, लेकिन उनका डोपामिन लेवल डिप हो जाएगा. तो अगेन दे वांट टू डू समथिंग मोर, सो दे विल बी ऑलवेज एंशियस, और करो और करो. ठीक है. कफ प्रकृति का व्यक्ति एक अचीवमेंट आ गया, शांति से बैठेगा, 3-4 महीने आराम से, कोई कुछ नहीं करना, बैठे रहेगा. पित्त प्रकृति अगेन दे आर लिटिल टाइप 1 पर्सनालिटी, दे आर फायरी नेचर.
वायु और पित्त अगर साथ में मिल गया तो दे विल बी ऑलवेज दे आर लीडर्स, दे आर गुड ऑरेटर्स, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा फास्ट रहेगा, दुबले पतले रहेंगे, बाल उनके पतले रहेंगे, बाल जल्दी जाएंगे, ये सब वायु पित्त के ट्रेट्स है। सो स्वाति, डोंट यू थिंक सो आज की अगर आप कहो, आपका जो क्लास है, लोगों की आवश्यकता क्या है कि मेडिसिन कैसी होनी चाहिए? प्रिवेंटिव, प्रेडिक्टिव एंड पर्सनलाइज्ड, करेक्ट? ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए दवाइयाँ, या ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जो मुझे कहे कि ये खाओ तो ये बीमारी नहीं होगी, प्रिवेंटिव। प्रेडिक्टिव, अरे आपको ये सिम्टम्स दिख रहा है तो आपको ये बीमारी हो सकती है, पहले से ही आप रोक लो, प्रेडिक्टिव। एंड थर्ड मोस्ट इज प्रिसीजन, पर्सनलाइज्ड। भैया आपको आपकी प्रकृति ये है तो आपको ये लेना है, ये नहीं लेना है। सो दिस इज व्हाट इज रिटन इन आयुर्वेदा इन द डिफरेंट फॉर्म, जिसको हम कहते हैं त्रिसूत्र, हेतु लिंग औषधि ज्ञानम। तो 3000 साल पहले प्रेडिक्टिव और प्रिवेंटिव एंड पर्सनलाइज, ये कंसेप्ट हमारे चरक संहिता में लिखा हुआ है। हम उसको समझ नहीं पाए करेक्ट, और हमने बोल दिया भैया आपके आयुर्वेद में साइंस है क्या? तो इससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हमने वो समय से सोच के आपको दे रहे हैं। और सर मैं आपसे पूछूं तो ये वात, पित्त और कफ के अगर आप तीन ट्रेट्स मुझे बताएं कि एक आम जनता सुन के आइडेंटिफाई कर ले अपना दोष, तो वो क्या होंगे? सी, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट दैट इजी टू कवर इन सच अ शॉर्ट टाइम। आप आपके वैद्य के पास जाके अगर समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट मोटे मोटे तौर पे अगर आपको मैं कहूँ, वात प्रकृति का व्यक्ति दुबला पतला रहेगा, वो कहेगा मैं कितना भी खाऊं मैं दुबला ही रहता हूँ। उसकी स्किन जो है ड्राई रहेगी, रुक्षता जिसे कहते हैं, हेयर्स, उसके नेल्स ब्रिटल रहेंगे, दे आर प्रोन टू डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस फास्ट, हड्डियाँ कमज़ोर होगी, हाँ, या तो बहुत लंबे रहेंगे, क्रूश रहेंगे, या थोड़ी हाइट उनकी कम रहेगी, ठीक है, 2 वेरिएंट हो सकते हैं। रुक्षता ये रहेगी, नींद इन लोगों को कम रहेगी, थोड़ी सी भी आवाज़ हो गई तो उनकी नींद खुल जाएगी। ये ग्रास्पिंग बहुत अच्छा कर लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन भूल भी उतने जल्दी जाएंगे। तो ये क्लासिकल वात प्रकृति के हैं। और शायद ये अगर वात और कफ रहे और बोलने में कंट्रोल रखे तो इनके दोस्त काफ़ी रहेंगे, लेकिन वायु और पित्त और फायरी नेचर रहा तो बोलेंगे तो दुश्मनी हो जाएगी। पित्त प्रकृति का व्यक्ति जो है वो थोड़ा पिंक, फेयर कलर, उनके हेयर्स जो है थोड़े ब्राउनिश कलर के रहेंगे, जल्दी से प्री मैच्योर ग्रेइंग उनमें अधिक मात्रा में रहेगा, स्किन उनकी सॉफ्ट सपल रहेगी, ठीक है, मीडियम हाइट रहेगा, पसीना बहुत आएगा, गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे, पसीने उनके दुर्गंधी रहेंगे। तो दिस पीपल विल यूज लॉट ऑफ योर परफ्यूम्स एंड ऑल दोज थिंग्स, वो ज़्यादा मात्रा में वो यूज़ करेंगे, बॉडी स्प्रे, ये इनको ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे। पित्त प्रकृति के व्यक्ति जैसे मैंने कहा उनका EGLN1 कम है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, दे आर लिटिल फायरी नेचर, क्योंकि एड्रेनालिन लेवल इनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में रहता है, लेकिन ये कुशाग्र बुद्धि के रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे। और वायु पित्त रहा तो दे आर लीडर। कफ प्रकृति का व्यक्ति जो है ये थोड़ा सा मोटा सा रहेगा, थुलथुला रहेगा, हाँ, कर्ली हेयर्स रहेंगे, ओके। वायु और पित्त दोनों फास्ट चलेंगे, वायु तो एकदम फास्ट चलेगा, पित्त थोड़ा मीडियम से करे, कफ एकदम स्लो चलेगा। कफ को आपने यदि आज सवाल पूछा है तो वो पॉज बड़ा लेगा, पहले ये लोग सोचते बहुत है फिर जवाब देंगे। इनके दोस्त काफ़ी है, ये निद्रा प्रिय है, इनको नींद बहुत अच्छी लगती है और बहुत गाढ़ी नींद आती है इनको, है ना। तो ये कफज प्रकृति के लक्षण है। दे आर मोर प्रोन टू डेवलप ओबेसिटी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाँ, जैसी बीमारियां इनको अधिक मात्रा में हो सकती है अगर इन्होंने कफकर आहार अधिक मात्रा में लिया तो। अदरवाइज इनको कोई कफ की बीमारी नहीं होगी अगर इनका कफ प्रोटेक्टिव है, इनका आयुष्य लंबा होता है। वात और पित्त का आयुष्य कम होता है। अगर एप्लीकेशन कहूँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो मैराथन में वात प्रकृति के व्यक्ति तो शायद जीत जाएंगे, लेकिन दैट इज वेरी फेटल टू देयर हार्ट, कैटाबॉलिज्म फास्ट है। कफ प्रकृति का व्यक्ति जो है वो दौड़ेगा नहीं, लेकिन ये अगर मैराथन में दौड़ते हैं तो बहुत अच्छा, इनके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जो नाइट शिफ्ट्स होती है वात प्रकृति ने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कफ प्रकृति के व्यक्ति नाइट शिफ्ट्स कर सकते हैं। तो ये इसके क्लिनिकल एप्लीकेशन है, वायु, पित्त और कफ के।
या उसके हिसाब से हम आहार भी देते हैं। पित्त प्रकृति का व्यक्ति को कहेंगे तुअर की दाल मत खाओ, मूंग की दाल खाओ। हाँ, कफ प्रकृति को कहेंगे कि आप चना खाओ, कुल्थी की दाल खाओ, कफ कम करेगा। वायु को कहेंगे आप मूंग खाओ, उड़द की दाल, राजमा, लेकिन दिन में खाओ, फुल बॉडी को मसाज करो। ये हम सब वायु को, तो पंचकर्म, आपका डाइट, आपका आहार, ये सब हम प्रकृति के हिसाब से डिसाइड करते हैं। सर मुझे देख के आप बता सकते हैं, दोस्त यू आर एन एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल, तो आप वैसे बता सकते हैं। सो योर स्किन इज सपल, योर हेयर्स नॉट, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जो भी है ठीक है, अच्छे हैं, और स्किन इज फेयर, नाखून भी आपके सॉफ्ट है, तो यू आर बेसिकली इनटू द पित्त एंड वात। Now you have to correct me if I'm wrong, right or wrong. You are very, I mean to say, type A personality जैसे कहते हैं ना, ambitious है, you will love to have newer adventures, newer ये सब, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपकी वायु पित्त प्रकृति है, हाइट आपकी अच्छी है, तो अगेन दैट गोज इन फेवर ऑफ वायु पित्त। बट बी केयरफुल, इन फ्यूचर आफ्टर द एज ऑफ 40-45 ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप अभी से ध्यान रखिए। तभी से मैं वेट्स उठाती हूँ, अभी से वेट ट्रेनिंग करिए, रागी खाइए, ओवरडू मत करिए। नींद आपको बहुत जरूरी है, 7 से 8 घंटा। यस, आपको नींद जरूरी है, 7 to 8 hours ऑफ स्लीप मुझे चाहिए, अदरवाइज आई कांट फंक्शन। आई जस्ट नीड, मुझे रात की नींद चाहिए। हाँ। दिन में आई डोंट स्लीप, पर रात की 7 घंटे की नींद आई। बहुत अच्छा, बहुत 7 से 8 घंटा। वात प्रकृति शुड स्लीप मोर, कफ शुड स्लीप लेस, और कफ वालों ने दोपहर को नहीं सोना है, वायु पित्त वाले दोपहर को एक 15-20 मिनट सो सकते हैं, तो इतना आप ध्यान रखिए तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इसका मतलब जनरली इसको आप क्लिनिकली आप कैसे, मतलब आप आपके पास कोई आए तो यू हैव योर ओन प्रोसेस, और फिर आप उसको देखते हैं कि हाँ, देयर आर सर्टेन क्वेश्चनरीज है, there are certain questionnaires are there are certain gadgets are there, but honestly I do support them, I appreciate for these efforts। online भी कुछ questionnaires है, आप you can definitely take help of them, बट अल्टीमेटली आपके जो वैद्य है, क्योंकि प्रकृति परीक्षण इज नॉट दैट इजी, यू नो, यू हैव टू विजिट योर वैद्य फॉर 2-3 बार जाओगे आप, पूरा उनको जो क्वेश्चन है 50 to 53 क्वेश्चनर्स है। अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इतना डे टू डे लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है, फुल ओपीडी में यू कांट। तो एक जनरल एक्सपीरियंस है, 30 ईयर्स का एक सेंस आ जाता है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि दिस पर्सन इज वायु पित्त, दिस पर्सन इज पित्त कफ, एंड देन अकॉर्डिंगली वी प्लान द मेडिसिन एंड डाइट। एक वात प्रकृति के बारे में आपको एक और कहना चाहता हूँ। एकॉस्टिक चिल्ड्रन आपने सुना रहेंगे जी, बराबर है, या बाइपोलर, ठीक है। सो निम्हांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड साइंस, बैंगलोर में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे बाइपोलर डिसीज के जो पेशेंट्स है, बीडी, उनके ऊपर लिथियम नाम का ड्रग बहुत काम करता है। अच्छा, ऑफकोर्स इट इज अवेलेबल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन बाय साइकेट्रिस्ट। तो वहाँ पे आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द डॉक्टर, रवि कुमार समथिंग, he has done a trial that वात प्रकृति के पेशेंट को लिथियम वर्क्स वेरी गुड। अच्छा, यू नो, ये क्लिनिकल एप्लीकेशन, दिस इज एन इंटीग्रेशन ऑफ आयुर्वेदा एंड एलोपैथिक। सो अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि यह वात प्रकृति, तो आई विल गिव हिम लिथियम, पित्त को दूसरा दूंगा। एकॉस्टिक चिल्ड्रन जिनका ब्रेन बड़ा रहता है बट नॉट फंक्शनिंग, तो शायद उनकी माताओं ने, बच्चों की माताओं ने प्रेगनेंसी में वात कर आहार ज्यादा खाया है, उस वजह से वो बच्चे को एकॉस्टिक हो गया। सर ये तो बोला ही जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी की डाइट आपके बच्चे की 50 साल तक की आयु तक का सब डिक्टेट करती है। तो ये तो एलोपैथी आल्सो सेज, आई मीन साइंस, मॉडर्न साइंस आल्सो सेज। सो ये आयुर्वेद ने 3000 साल पहले रखा है कि गर्भ का पोषण कैसा होना चाहिए, सुप्रजा निर्माण करना, ये आयुर्वेद का बड़ा एक प्रिंसिपल है। तो माँ को आहार किस तरह से देना चाहिए वो पूरा लिखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज आवर मदर्स आर नॉट नरिश्ड, दे आर माल नरिश्ड। स्वाति, देयर इज इन शॉर्ट मैं कहूँगा, जो हमारे हर सेल में पावर हाउस रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम कहते हैं, जो हमारा खाना पचाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में हीट प्रोड्यूस होती है थ्रू अ प्रोटीन कॉल्ड अनकपलिंग प्रोटीन, यूसीपी। यू आर इनटू अ फिटनेस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। और एटीपी यानी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फ्री रेडिकल कचरा प्रोड्यूस होता है, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। बिकॉज ऑफ दिस माल नरिशमेंट टू मदर फॉर मेनी ईयर्स, ओके, और जो फमाइन होते रहे, खाना बराबर मिला नहीं, तो अनकपलिंग प्रोटीन, ये हमारे इंडियंस में, एशियंस में, दे आर लो फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे। उसका इफेक्ट क्या हुआ,
कि जन्म के बाद में जो सेल के अंदर हीट जनरेट होनी चाहिए, थर्मोजेनेसिस, वो हो ही नहीं रही है। तो हीट पैदा नहीं हुई तो सेल के अंदर अधिक मात्रा में फैट की उत्पत्ति हो गई, वो फैट जो है बर्न नहीं हो रहा है। दिस फैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड दिस इज कॉजिंग ओबेसिटी। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज, पीसीओडी, यू नो, सो मेनी थिंग्स जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अभी आज की तारीख में वजन कम करने के लिए पीपल आर आफ्टर दिस GLP-1 agonist, Mounjaro and Ozempic and all, but this is not the treatment. Now shortly in coming few years you will come to know there are medicines are being developed कि uncoupling, to improve the uncoupling protein UCP1 and 2 इनको stimulate करने के लिए, and there are certain herbs they are effectively doing it. 1930 में अनकपलिंग प्रोटीन को स्टिमुलेट करने की कोशिश की थी, बट दोज ड्रग्स वेर वेरी टॉक्सिक, they caused death. So we need a low potency drugs which will improve uncoupling protein 1, 2, 3 जो भी है. And I am so happy and so proud of it that there are certain herbs, they are known to act on uncoupling protein, they improve their function without causing any side effects. This is integration of again Ayurveda and modern medicine, molecular medicine, metabolomics. आई कैन वाउच फॉर दैट बिकॉज मैंने एक प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन पे कोर्स किया था, तो उसमें भी बहुत सारी रिसर्चेस लिस्टेड थी कि एक मदर का प्रेगनेंसी के दौरान जो न्यूट्रिशन होता है वो उनकी मतलब बच्चे की 50 साल तक की लाइफ डिक्टेट करता है, और वो बच्चे को अप टू 40 to 50% प्रोन बना देता है इफ़ द चाइल्ड माइट बी अ डायबिटिक और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे आपने कहा. सो दिस आई हैव आल्सो रेड कि उतना इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में आपका न्यूट्रिशन, बिकॉज जनरली क्या होता है 2 जनों के लिए खाना शुरू कर देते हैं, बाहर खा रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदा, व्हाइट ब्रेड, प्रोसेस्ड फूड या ये अगर खाते हैं बच्चे, अगर खाते हैं, मदर्स अगर खाती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेती हैं, तो बच्चे की हेल्थ पूरी बिगड़ जाती है. जनरली बिकॉज एंड दिस इज द रीजन फॉर इंडियन ओबेसिटी. द फूड कंजम्पशन इंडिया का एज कंपेयर टू USA एंड ऑस्ट्रेलिया, यूरोप बहुत कम है. Yet our central obesity is more. That is because of this mitochondrial deficiency, maladaptation. एक साइकिल बन गई है ना सर. The mothers are not eating well, the kids are being born with these innate and inherent जो बीमारियों के prone हो गए हैं. So एक साइकिल एक start हो चुकी है, which is very sad, and which will take a lot of maybe. But I am sure through your podcast and your work, you will definitely do a great job. 4-6 लोग भी ये देख के सुन लें और कुछ चेंज कर लें. हमारे माननीय पंतप्रधान जी ने भी कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने, कि आप तेल की मात्रा कम करिए, एटलीस्ट 10% कम करिए. फिट इंडिया मूवमेंट, ग्रेट. सो एटलीस्ट हम उतना भी अगर कर पाए, per person you should not have more than say maximum 10 ml of oil. Of course you are into that. Correct. So अगर आप आज पूछो किसी को तो 2 लीटर 5 लीटर कितना तेल खाते हैं पर मंथ? मैं भी इतने रोज के डाइट चार्ट बनाती हूँ किसी भी डाइट चार्ट में, चाहे वो एक 50 साल की उम्र के लिए बन रहा हो, चाहे 20 साल के लिए, और चीज़ों को बैलेंस करते हुए 15 ग्राम से 15 ml से ऊपर तेल का सेवन नहीं होता है. लेकिन आप एक आम इंडियन हाउस होल्ड में देखें तो बोतल से पलट के आप 40-50 ml से तो आप स्टार्ट करते हैं. दैट इज विजिबल एंड इनविजिबल. तो ये बिस्किट्स में और ब्रेड में, टोस्ट में कितना आता है वो तो पता ही नहीं है. करेक्ट. सो सैडली दैट इज हाउ इट इज. यस. सो कैंसर ट्रीटमेंट में आजकल आयुर्वेदा का बहुत यूज होने लगा है, बट यू एज अ डॉक्टर वेयर डू यू ड्रॉ अ लाइन कि नहीं, दिस इज समथिंग आई डोंट सपोर्ट, या अभी ये आपके लिए काम नहीं करेगा? या वेरी गुड क्वेश्चन. सो व्हाट आई फील, स्वाति, दैट what is the role of Ayurveda in cancer treatment? So cancer के लिए chemotherapy, radiation, surgery, these are mandatory. These are mandatory. जैसा आयुर्वेद में भी लिखा है कि debulking करो, सर्जरी करो, अग्निकर्म करो. लेकिन 90% of the cancer patients they die because of the relapse, spread, metastasis. Correct. वो spread को और डिसीज के रिकरेंस को रोकने के लिए जो ट्रीटमेंट है उसे कहते हैं ऑन्को प्रिवेंटिव या केमो प्रिवेंटिव बोलते हैं. इट इज नॉट केमोथेरेपी प्रिवेंटिव, इट इज केमो प्रिवेंटिव नाम है. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी से ऑन्को प्रिवेंटिव. ऑन्को यानी कैंसर. तो ऐसी ट्रीटमेंट जो कैंसर के सेल के प्रोलिफरेशन को, यानी उसके इनिशिएशन, ग्रोथ
एंड प्रोग्रेस, इनिशिएशन, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, दीज आर द 3 चेक पॉइंट्स, उसको रोक दे. So that onco-preventive treatment is excellent. This can be given either along with your chemotherapy or after completing chemotherapy or radiation. That is the best time because it will not interact with your chemotherapy. So there are herbs like ashwagandha के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है. Ashwagandha is known to work. Okay. अच्छा स्वाति, you will be surprised. Best chemotherapeutic drugs जो आज के तारीख में मॉडर्न के हैं, paclitaxel, camphotericin, podophyllitoxin एंड विंका अल्कलॉइड्स, ये चारों दवाइयां जड़ी बूटी से निकली है. मेटफॉर्मिन जो डायबिटीज की दवा है, अगेन वो जड़ी बूटी से. गाल्जिया ऑफिशियनालिस, एस्प्रिन, व्हाइट विलो, अगेन इट इज फ्रॉम जड़ी बूटी. सो हर्ब एंड हर्बल मेडिसिन आर द ग्रेट रिसोर्सेज फॉर डेवलपिंग न्यू ड्रग. तो उसी तरह से कैंसर के अंदर ये जो 4 दवाइयां हैं, स्ट्रॉन्ग, पैक्लिटैक्सिल एंड एटसेट्रा, 1960 से लेकर 2002 तक यूएस में एनआईए के द्वारा डेवलप की गई है. सो व्हाई नॉट वी इंडियंस कैन डेवलप सर्टन हर्बल मॉलिक्यूल्स. तो टाटा हॉस्पिटल इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. कर्क्यूमिन, अश्वगंधा, गिलोय, एंड आई एम श्योर इन कमिंग फ्यू ईयर्स वी विल हैव दिस कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड. ऑन्को प्रिवेंटिव केमोथेरेपी आप लाइफ टाइम के लिए नहीं दे सकते, लॉट ऑफ साइड इफेक्ट, लॉट ऑफ कॉस्ट, बट समथिंग विच कैन कंटिन्यू द इफेक्ट ऑफ केमोथेरेपी, विच कैन इंप्रूव योर ओन इम्यूनिटी सो दैट कैंसर डजंट कम बैक, कैंसर डजंट रिलैप्स. उसके लिए आप ये दवाइयां बिल्कुल ले सकते हैं. बट ऑफ कोर्स द बॉटम लाइन इज यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, योर वैद्य. सिर्फ आपने कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है, इसके लिए अश्वगंधा या हल्दी लेना मत लो. दैट विल बी डेंजरस, वेरी डेंजरस. सर लोग yes. वही करते हैं, मैक्सिमम लोग वही करते हैं अभी. एंड देयर इज नो रेगुलेशन. इंस्टाग्राम पे भी आप देखिए, कोई भी आके बता रहा है हल्दी की गांठ घिसो, ये फलाना डालो, काली मिर्च डालो, उसको लेके दिन में 3 बार लो, 4 बार लो. एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला, कोविड में आपके पास कितने केसेस आए हैं ब्लीडिंग के, इधर उधर चीज़ों के. सो that is my problem. Yes, but then your podcast and many such podcasts will do the brainwash. So we have to do work for educating people. नहीं, मैं आपको सच बता रही हूँ, ये सैडनेस है. ये अभी मैंने पहले भी किसी के साथ पॉडकास्ट किया था, इज अ फिटनेस प्रोफेशनल, दैट्स व्हाट इज इट, कि वी आर सीइंग द वर्स्ट कॉग्निटिव डिक्लाइन. हम देख रहे हैं लोगों को, दे डोंट वांट टू अप्लाई देयर कॉमन सेंस बिफोर पिकिंग ऑन टू समथिंग. अभी एक एस्थेटिकली अच्छा दिखना इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि उसके लिए आप ओजेम्पिक भी ले रहे हो, मंजारो भी ले रहे हो, विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज. एक अच्छा लगना, पतला लगना, लीन लगना इज ऑल एवरीबडी वांट्स. उसके लिए आप उल्टा लटकवा लो, वो लटक जाएंगे. चलेगा कोई नहीं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है भाई फार्मा कंपनी की, क्या कर सकते हैं. और बहुत चीज़ें अनरेगुलेटेड हैं और शॉर्टकट्स. द प्रॉब्लम इज लोगों को शॉर्टकट चाहिए. तो इसका एक मिडवे सॉल्यूशन ऐसा है, इसी साइकोलॉजी आप समझो पेशेंट की, कि केमोथेरेपी अगर लेते हैं तो बाल निकल जाएंगे, साइड इफेक्ट्स है, टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स है, पेशेंट्स दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ, है ना. सो वो फियर है और वो गलत नहीं है. ठीक है कि पहले के समय के केमोथेरेपेटिक एजेंट्स बहुत स्ट्रांग थे, जो भी है. तो इसमें हमें हेल्प चाहिए मॉडर्न डॉक्टर्स की. जैसा डॉक्टर समर गुप्ता है, डॉक्टर मनीष अग्रवाल है, बड़वे सर है, चतुर्वेदी सर है, जोशी मैडम, ये सब जो है, अगर ऐसे डॉक्टर्स एलोपैथिक के रेडी है और ये अगर पेशेंट कैंसर के जाते हैं, उनके पास में डायग्नोसिस हो गया और उनको समझाते हैं पहले से ही कि आपको ये दवा अभी लेनी है, इसके साथ में आपको आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक लेना है, तो ये आप बाद में करिएगा, साइंटिफिक तरीके से जो है ये आप इस तरह से करिएगा. ये इतना अगर इनको समझा दिया, डाइट क्या देना है, क्या नहीं देना. मुझे फियर क्या है कैंसर के पेशेंट को, भैया मुझे केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होगा, मेरे बाल निकल जाएंगे, ठीक है, लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी रेडिएशन से, ऑल दोज थिंग्स. तो मैं अगर सॉरी वो डॉक्टर ने अगर बता दिया कि आप इस तरह से कैसे करेंगे, साइड इफेक्ट कम होगा, आपका लॉन्गेविटी बढ़ जाएगा, ठीक है, और आप बाद में आप आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ले लो. यहाँ होता क्या है कि ऑफ हैंड मोस्ट ऑफ द एलोपैथिक डॉक्टर्स दे निग्लेक्ट, दे से नथिंग डूइंग, दिस इज ऑल हम्बक. ये अगर करना बंद कर दिया, आज चाइना में ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन इतना प्रोग्रेस क्यों हो रहा है? बिकॉज मॉडर्न डॉक्टर्स दे आर सपोर्टिंग. इंडिया में नहीं है सर, कोलैबोरेटिव एफर्ट बहुत कम नहीं है. आप ये देखिए, आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, डॉक्टर डाइट भी बता देंगे, एंड दे विल ब्लेटेंटली टेल कि
चावल छोड़ दो, आलू छोड़ दो, That is wrong. विच इज रॉन्ग। Wrong, आप wrong. बोलिए ना कि आप यू गो टू अ न्यूट्रिशनिस्ट Dietitian, और यू nutritionist. गो टू अ रजिस्टर्ड पर्सन और अ Yes, प्रोफेशनल, yes. तो वो कोलैबोरेटिव एफर्ट और कोलैबोरेटिव एक जो स्पिरिट है वो सैडली इंडिया तो में वही नहीं तो, है। जैसा वो अगर हो गया वो समय और ऐसे मल्टीपल हॉस्पिटल्स में, और जब स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर MBBS में जाता है तभी से उसे अगर ये सिखाया गया, Correct. एंड आई एम श्योर नाउ आयुष मिनिस्ट्री एंड पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ इट, कि आप पहले से ही उनको निगेटिव मत पढ़ाइए। आई एम नॉट सेइंग कि एक्सेप्ट आयुर्वेदा जस्ट बिकॉज इट बिलोंग्स टू योर लैंड, एक्सेप्ट आयुर्वेदा बिकॉज इट हैज गॉट पोटेंशियल। यू कैन डू लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ साइंस, उसके अंदर आप कर सकते हो, फ्यूचर कर सकते हो। आज हो क्या गया है कि आपने कहा वो डाइट है या योगा है, अगर वो व्हाइट स्किन कहती है तो मुझे मानने को दिल करता है। सो वी आर स्टिल इन दैट यू नो द स्लेव मेंटालिटी। मैकॉले ने जो हमारा ब्रेन वॉश किया है कि वॉट एवर इज बेस्ट दैट इज फ्रॉम द वेस्ट एंड वॉट एवर इज वर्स्ट इज फ्रॉम द ईस्ट। तो वी आर स्टिल इन टू दैट स्लेवरी यू नो इरा, and I sincerely request to my even allopathic doctors not to you know mitigate, not to use you know denigratory language to Ayurveda. Correct. जो साइंस है साइंस है, quacks are everywhere, allopathic में भी है, आयुर्वेद में भी है। हाँ, या सो तो ये PCOS, थायराइड और गट इश्यूज में आयुर्वेदा ऑनेस्टली कितनी सक्सेसफुल है, या एक इमोशनल नैरेटिव ज़्यादा है, या साइंटिफिकली इट रियली वर्क्स, उस पे क्या कहें? या व्हाई नॉट। गट इशू के लिए तो आयुर्वेदा इज वेरी यूजफुल। बेसिकली यू करेक्ट द डाइट, मोस्ट ऑफ द गट इश्यूज विच आर ऑल्सो रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, तो यू करेक्ट दैट। हम इसे पाचन कहते हैं, हम आयुर्वेद में कहते हैं कि रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नो भवेत्, यानी आपका पेट अगर बराबर काम नहीं कर रहा है तो उससे आपको सब बीमारियां होती है। तो करेक्शन ऑफ डाइट इज द मेन थिंग इन आयुर्वेदा। और आई आस्क पेशेंट टू स्टॉप, जिनको गट इशू है, लीकी गट सिंड्रोम एंड ऑल, आई आस्क देम टू स्टॉप मिल्क and milk products. Okay, I will come to that in some time. Second thing, PCOD आपने पूछा, अगेन इफ यू प्रॉपरली फॉलो द डाइट, एक्सरसाइज अगर करते हैं और ये मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह बंद करते हैं, ओके, और देयर आर सर्टन मेडिसिन्स विच इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटाइजेशन बाय इंक्रीजिंग अनकपलिंग प्रोटीन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, ओके, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, विच ऑल्सो मेक्स योर इस्ट्रोजन टू वर्क बेटर. Ultimately, why body is producing more estrogen? Because of the insulin resistance. They go hand in hand. ठीक है ना? So this girl is producing excess amount of estrogen, yeah. which is getting converted into the testosterone and causing her acne and hair loss and everything. So you reduce the insulin resistance by diet and certain herbal medicine. So PCOD problem by and large is solved. By and large is solved. Thyroid, yes, thyroid there is an issue. If there is a total degeneration, autoimmune disease अगर है, high antibodies अगर है, if thyroid is totally degenerated, so you will have to take that thyroxine lifetime के लिए. Iodine deficiency जो इंडिया में काफ़ी है. But there are many patients, those who are corrected their diet and weight loss अगर कर दिया, weight loss अगर कर दिया, तो उनका थायराइड लेवल भी कंट्रोल में आता है, उनकी टैबलेट्स वगैरह भी कम होती है, नींद वगैरह भी बराबर करो. बट सर मैं जो अपने क्लाइंट से बहुत सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा, कि हमने ये ले रहे हैं, ये जड़ी बूटी लेके आए हैं, या ये आयुर्वेदा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दैट्स ऑल दे डू. कुछ डाइट नहीं करना है, फैट लॉस नहीं करना है, मूवमेंट नहीं करनी है, वर्कआउट नहीं करना है. अगेन एज आई सेड, दिस इज माई होल प्रॉब्लम, नॉट विद आयुर्वेदिक साइंस बट हाउ इट इज़ परसीव्ड. मेरा इशू वो है. एंड अभी आपने जितना नॉलेज दी और जितनी सारी चीज़ें बताई, आई ऑनेस्टली लव्ड इट. बट अगेन माई पॉइंट हियर वॉज जस्ट टू गेट यू हियर वॉज दिस ओनली, एज आई एम सेइंग दिस फॉर द थर्ड टाइम, कि एक चीज़ सिर्फ खाने से इट इरिटेट्स. कुछ भी होता, खा लो, ऐसे हर चीज़ का कुछ खा लो, ऊपर से खा लो, पी लो, ये बना लो, विच इज़ वेरी इरिटेटिंग एज अ प्रोफेशनल, कि यार हर चीज़ का सोल्यूशन सिर्फ ऊपर से और 4 चीज़ें खाना नहीं है. वो होगा माइट बी, बट देन डू मोर विद योर डाइट, स्लीप वेल, पानी पियो, ये सब चीज़ें कोई नहीं बोल रहा है. No, but what I feel, you know, Swati, people like you and so many those who are working under you, you should take advantage of today's social media and keep on, you know, bombarding people with your true knowledge. So people, at least 1% also, if they are moved, it will be a great achievement for you and me. Correct. वही होप है सर.
ठीक है ना। अभी दूध के बारे में जो था, इसमें मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन था, जैसे या। बहुत प्रोफेशनल से बोलते हैं कि पीसीओएस में दूध नहीं लेना है, उसके पीछे क्या साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट है, या फिर इट इज़ जस्ट ओनली अ मीडियम टू टेल द क्लाइंट्स कि अपना कार्ब्स कंट्रोल करो? क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में आता है, मोस्ट डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स विल टेल द पेशेंट्स कि आप दूध नहीं लेंगे, आलू नहीं लेंगे, सफ़ेद चावल नहीं लेंगे, विच इनडायरेक्टली व्हाट दे मीन इज़ कि आप अपना कार्ब्स कंट्रोल करो, विच मीन्स इनडायरेक्टली कि आप अपना प्रोटीन और फैट्स, गुड फैट्स बढ़ाओ। बट क्लाइंट को क्या सुनाई देता है? चावल नहीं लेना है, आलू नहीं लेना है, दूध नहीं लेना है, और वो नहीं लेके क्या कर रहे हैं? और जंक खा रहे हैं। जंक खा रहे हैं। नो सी, दूध नहीं लेना एलोपैथिक डॉक्टर्स तो काफ़ी कम बोलते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि आप दही खा सकते हो, पनीर खा सकते हो। आयुर्वेद में दूध को, स्पेशली गो दुग्ध को अमृत कहा है, काउ मिल्क को अमृत कहा है। लेकिन वी हैव फॉरगॉटन द बेसिक श्लोक, डिक्टम, पहला श्लोक, कि कौन सा दूध अच्छा। गाय का दूध अच्छा है, बराबर है, आयुर्वेद में गाय का, भैंस का, बकरी का, गधी का, ऊंट का सब दूध बताया हुआ, गो दुग्ध सबसे श्रेष्ठ, लेकिन कौन सा? तो सबसे पहला श्लोक है, बष्कयिण्या त्रिदोषघ्नम तर्पणम बलकृतम च बालवत्स विवत्सानाम गवा दुग्धम विवर्जयेत। अर्थात जो गाय का बच्चा 1 साल से छोटा है, वो गाय के दूध को आपको हाथ भी नहीं लगाना है, या जो गाय का बछड़ा अगर मर गया है, बालवत्स विवत्सानाम, वो गाय के दूध को आपको हाथ लगाना नहीं है। अब हम सोचे ये कैसे, क्यों बताया भाई? तो इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक वजह है कि गाय का दूध जो बछड़ा उसका पीता है, वो 3 महीने में 20 किलो का, 40 किलो, 50 किलो, 100 किलो हो जाता है। हमारे को, हम ह्यूमंस को इतनी आवश्यकता नहीं है। ग्रोथ हार्मोन्स गाय के दूध में, भैंस के दूध में भर भर के हैं, इनबिल्ट ग्रोथ हार्मोन जिसे कहते हैं। लेकिन वही बछड़ा जब 1 साल का हो गया, या एटलीस्ट समझो 6 महीने का हो गया, तो वो ग्रोथ हार्मोन वो गाय के दूध में कम हो जाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद लिखता है, बष्कयिण्या त्रिदोषघ्नम तर्पणम बलकृतम च। यानी 1 साल के बाद में जो गाय का दूध आप लेते हो, बछड़े का उसका होने के बाद, वो ही आपके वायु पित्त कफ को कम करता है, वो ही बलदायक है। उसके पहले का अगर लेते हो, और आज की तारीख में गाय को और भैंसे को अगर आप देखोगे, दूध के लिए इतना कंजम्पशन बढ़ गया है, ऑक्सीटोसिन और इतने ग्रोथ हार्मोन्स डालते हैं, उनके प्रेगनेंसी में निकालते हैं, उनको किस तरह से रखते हैं, इट्स ऑल टॉर्चरस। तो ये सब ग्रोथ, बहुत सी बार तो अगर उसको बच्चा अगर मेल काऊ है तो उसको स्लॉटर हाउस में या जैसे भी मार देते, बिकॉज इट इज ऑफ लो कमर्शियल यूज। तो गाय, शी इज हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ सैड हार्मोन्स, वो हार्मोन्स भी आप कंज्यूम कर रहे हो। फिर मेरे से काफी लोग आर्ग्यू करते हैं, भैया श्री कृष्ण भगवान, महावीर भगवान, ये भी तो दूध लेते थे। बिल्कुल बराबर है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान क्या करते थे? गाय को बांसुरी से सुनाते थे, उनका म्यूजिक, उनका संगीत, गाय को चराने को लेके जाते थे। तो आयुर्वेद में लिखा है, दिवा कर कर आघाताद व्यायामात अनिल सेवनात सायंतनम तु दुग्धम वात श्रम हरो परम चक्षुष्यम। यानी जो गाय दिन भर सूरज के गर्मी में तप रही है, घूम रही है, अच्छा चारा पानी खा रही है, वो गाय का दूध यदि आप शाम को निकाल के पीते हो, निशांते पीबेत दुग्धम सायंते पीबेत दुग्धम, तो धारोष्ण दूध निकाला और 2 घंटे में पिया, धारा शिशिरम त्यजेत, 2 घंटे के ऊपर हो गया तो वो गाय का दूध को आपको हाथ भी लगाना नहीं है। बट सर आजकल तो कोई ये पॉसिबल ही नहीं है। आपकी गाय का दूध सुबह निकाला, शाम को निकाला, कहां से निकाला, कौन से महीने का निकाला, बीमार है, कितनी है, तो यस, तो दैट्स वाई ये जो आयुर्वेद का नियम है, ये अगर आपको दूध मिलता है, ये दूध का बना हुआ दही, पनीर, घी मिलता है तो लो। और मेरे प्रैक्टिस में जब से मैं ये पूरा प्लांट बेस्ड मिल्क दे रहा हूँ पेशेंट को, और एनिमल मिल्क बंद किया हूँ, बिलीव मी, देयर इज अ reversal of diabetes and patients are happy in cancer and rheumatoid arthritis, asthma के attacks, allergy के attacks. There is no commercial gain in telling this. If I promote some drug herb तो मेरा commercial gain समझ सकते हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई commercial gain नहीं है। आप करके देखिए, you shift to plant based milk, आप घर पे बना सकते हैं, lot of YouTube videos are available, almond milk है, वो सब बना सकते हो आप properly, oat milk है, आप बना के देखिए और वो लीजिए, आप उसका चाय बनाइए, कॉफ़ी बनाइए, उसका दही बनाइए, सोया पनीर है वो लीजिए। एंड देयर इज अ मिस, यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस। सो आई टीच दिस पेशेंट, डू इट स्लोली, स्लोली करिए
और इसके लिए हम पीसीओडी में, हाइपोथायरॉइड में, डायबिटीज़ में, सबका बहुत यूज़ है। एंड इन ये जो टेट्रा पैक्स वगैरह में दूध आता है, इनका क्या? No, इसमें क्या take है? I strongly don't recommend. You prepare at home or try to procure from, which is providing you chemical free जो आपके आसपास डेयरी हो और जिसको आप मिनिमम देख सकें। प्रोसेस्ड, या जो आलमंड मिल्क और ये जो कुछ भी है आप उससे लो, तो दैट इज ऑलवेज बेटर। या Sir, एक question, yeah, I got it from the audience when I told them कि Yeah, I have please. a Ayurvedic professional coming. So they said when modern science fails, there is accountability. But when Ayurveda fails, there is no one taking responsibility for it. वाई हमारे चरक मुनि ने तो कहा ही है, सुख साध्य, कष्ट साध्य और असाध्य बीमारियां हैं, और हर बीमारी, यानी मेरे पास में पेशेंट कौन से स्टेज में आया है, अगर 4th स्टेज का कैंसर है तो वो नहीं होगा ठीक। बट आप बता भी देते हैं कि 100%. अब आप इसमें आयुर्वेदा का कोई रोल नहीं है। 100%, आई टेल देम, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है और बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो आई मे हैव टू आस्क देम टू रिफर टू अ रिमेटोलॉजिस्ट, दैट यू विल हैव टू टेक एलोपैथिक ड्रग्स फॉर सर्टेन पीरियड, देयर आफ्टर यू कम टू मी, वी विल गिव यू सम ट्रीटमेंट। बहुत अधिक मात्रा में डायबिटीज या बहुत अधिक मात्रा में एक्यूट बीपी बढ़ा हुआ है, अस्थमा है, सो आई हैव टू रिफर देम टू अ मॉडर्न हॉस्पिटल। करेक्ट। सो दैट इज माई ऑनेस्टी बेस्ड ऑन मेरा कैपेसिटी, जो आई नो माई लिमिटेशंस। वही तो सर मिसिंग है ना बहुत प्रोफेशनल्स में, वो एलोपैथी में भी है। हाँ, सो अकाउंटेबिलिटी तो यस ऑफ कोर्स, एंड वी शुड वी एबल टू राइट दिस कि यस ये आपका इतना ही ठीक होगा, इससे ज़्यादा ठीक नहीं होगा। यू हैव टू एक्सेप्ट एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दिस टू पीपल। वो होता क्या है कि कमर्शियल गेन की वजह से हाँ हो जाएगा, बस वही। 3 महीना 4 महीना। कैंसर में तो इतना वर्स्ट है बिकॉज कैंसर ग्रोज वेरी स्लो। सो इफ आई डोंट टेल पेशेंट कि अरे तुम इमीडिएटली जाओ करो, ओके, और 3 महीने बाद जब बीमारी, और 3 महीने तक तो पेशेंट को कुछ पता ही नहीं चलेगा, ही विल फील लिटिल बेटर ऑल्सो। तो 3 महीने के बाद में बीमारी एकदम बढ़ गई, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? So it's every doctor's, including Ayurveda doctors, moral responsibility to understand the disease, to understand the person and put them on a right track. Correct. Yeah. So for someone who really wants to follow Ayurveda, तो उनके लिए आप क्या रेड फ्लैग्स बताएंगे कि ऐसे प्रोफेशनल से आप दूर भागिए? कुछ रेड फ्लैग्स ऐसे होते हो कि भाई अगर ये ऐसे कुछ बोल दे तो यू डोंट हैव टू गो टू देम, या how to choose the correct Ayurveda professional? A bit difficult question, but those who absolutely say you stop everything, allopathic सब बंद कर दो immediately, मैं ही खाली कर दूंगा ठीक, this that. My friend's father, he's a diabetic. Okay. और he must be 65-70 and he went to this Ayurvedic professional और वो उनको कोई दवाई दे रहे थे पुड़िया में बांध के, एंड वो हर हफ्ते उनकी आ रही थी, एंड वो डायबिटीज़ उनकी, एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि मेरी तो इसी से कम होती है, मुझे एलोपैथी नहीं लेनी। एंड ऑब्वियसली साल भर हो गया एंड वो ले रहे थे, एंड 1 साल बाद दैट आयुर्वेदिक प्रोफेशनल वाज जेल्ड। वाई? बिकॉज ही वॉज गिविंग द सेम मेटमॉर्फिन एंड वो सब कुछ स्टेरॉइडिकल चीज़ें, और वो मिक्स करके ही वॉज गिविंग दैट ओनली अंडर द नेम ऑफ आयुर्वेदा। So this is the, because there is no control, so government should, और इसी वजह से इनको आयुर्वेद में छद्मचर वैद्य कहा है। ये ऐसा नहीं कि आज की तारीख में है, 3000 साल पहले भी ऐसा था। तो आयुर्वेद में इन वैद्यों के लिए छद्मचर ये शब्द यूज किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये छद्मचर वैद्यों से आप लोगों को बचना है, लेकिन कोई आपको आयुर्वेदिक दवाई कह के उनका स्टेरॉइड और कोई दूसरी डाल के देता है, तो इसमें आयुर्वेद शास्त्र गलत नहीं है, करेक्ट, वो वैद्य की गलती है और वो गुनाह है। और थोड़ा सा आई फील एज अ पेशेंट ऑल्सो आपको भी थोड़ा विजिलेंट रहना है और आप पूछिए, सवाल पूछिए और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करिए। आई थिंक एज अ कंज्यूमर आपकी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें किसी भी चीज़। एक आखिरी का श्लोक कह के मैं इसको कहूँगा कि आयुर्वेद में ये क्या लिखा है कि कौन सा वैद्य अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। लीगल एथिकल जो बातें आयुर्वेद में चरक में लिखी है कि चरक मुनि कहते हैं दुखिताय शयनाय श्रद्धनाय यो भीषक अविज्ञाय प्राज्ञमानी प्रायचते स त्यक्त धर्मस्य मृत्युर्भूतस्य पापस्य नरो नरकपाती संभाषणात अपीच। अर्थात अगर कोई रुग्ण जो दुखी है, दुखिताय, शयनाय बेड रिडन है, श्रद्धनाय यानी जिसने आपको श्रद्धा से बुलाया है कि भाई मेरी ट्रीटमेंट करो, ऐसे रुग्ण को अविज्ञाय प्राज्ञमानी प्रायच्छति,
ऐसे रुग्ण को अगर कोई वैद्य बिना सोचे समझे सिर्फ कमर्शियल गेन के लिए कुछ दे देता है तो ऐसा वैद्य, इसको क्या कहा है, मृत्युर्भूतस्य, इसको तो मृत्यु का दंड देना चाहिए, ये पापी है। और ऐसे पापी वैद्य से बात करना भी नरक को प्राप्त होने जैसा है। आधे इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल्स को तो स्वाति, जब मैं ट्रीटमेंट देता हूं तब ये श्लोक मेरे दिमाग में रहता है कि मैं कौन से लेवल का हूं और मेरे वैद्य ने क्या कहा है। तो ये अगर आप करते हैं तो ऑफ कोर्स आयुर्वेद शास्त्र कभी आपको कोई कुछ तकलीफ नहीं देगा। सर, एक चरक संहिता आप वेल रेड है उसमें, जैसे आप इतनी बार उसे कोट कर चुके हैं। क्योंकि मैंने एमडी काय चिकित्सा में किया है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से 95 में। तो काय चिकित्सा इज मेनली चरक और शल्य यानी सुश्रुत सर्जरी। एक चरक संहिता में कुछ मैंने नहीं पढ़ी है तो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। चरक संहिता में एक अल्कोहल को लेके, अल्कोहल सेवन को लेके, शराब सेवन को लेके कुछ एक है उसमें, हाँ। जो बहुत मिसकोट हुआ था पीछे कि किसी एक वैद्य ने आके बोला था इंस्टाग्राम पे ही कि दारू पीनी चाहिए और चरक संहिता में लिखा है इस टाइम पियो तो खराब नहीं है दारू, समथिंग लाइक दैट। उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं? सो सी, चरक ने क्या कहा है कि अमंत्रम अक्षरम ना अस्ति, अनऔषधम मूलम ना अस्ति, अयोग्यो पुरुषो ना अस्ति, योजक तत्र दुर्लभ। यानी इस दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे मैं मंत्र न बना सकूं। गाली भी बना सकता हूं, मंत्र बना सकता हूं। ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है कि जिसके मैं दवाई नहीं बना सकता हूं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसका मैं यूज नहीं कर सकता हूं, वो मेरे पर है। तो अल्कोहल, आयुर्वेद में क्या लिखा, सुरा श्रम हराणाम श्रेष्ठम। सुरा है ना अल्कोहल, ये श्रम यानी फटीक को दूर करने के लिए अच्छी है। अनल उत्तेजनम रुच्यम शोक श्रम हरम परम, ये सब बातें लिखी है। लेकिन एक महत्व की बात लिखी है, द्वित्री चषकम, यानी 3000 साल पहले भी चषक यानी पेग ये संकल्पना थी। तो कितना लेना चाहिए, 1 या 2 पेग लेना चाहिए। कब लेना चाहिए, पूरा खाना खाने के बाद में, 2 पेग के ऊपर नहीं, मित्र मंडली के साथ में बैठकर। न कि आज तरीके से जो तला फला चखना जो खाया जाता है, खाना खाने के पहले खाते हैं, ये सब गलत है। तो यस, आयुर्वेद में सुरा श्रम हराणाम श्रेष्ठम लिखा है। लेकिन आत्मवान व्यक्ति जिसका अपने आप पर कंट्रोल है, तो इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब बेस लाइन उसमें ये लिखा है कि अल्कोहल आप लें तो 1 या 2 पैक खाने के बाद, हाँ, रात को। तो सर ये तो बड़ा वो भी रोज नहीं है और वो भी प्रकृति के अनुसार है। जैसे कफ रोग, वात प्रकृति, तो उससे तो लेना ही नहीं चाहिए। वात पित्त, फिर अलग अलग टाइप के आसव वरिष्ठ बताए हुए हैं। तो ये सर थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है फिर। जैसे कॉन्ट्रडिक्टरी कैसे हुआ कि जैसे अल्कोहल ग्रेड 1 कार्सिनोजेन है। हाँ है ना, बिल्कुल है। तो अगर व्याधि अगर किसी को है, ठीक है, तो वो तो आप कहे तो दूध इज ऑल्सो कार्सिनोजेनिक, एवरीथिंग इज कार्सिनोजेनिक। ये प्लास्टिक का बॉटल वो भी कार्सिनोजेनिक है, हम जो मेकअप करते हैं वो भी कार्सिनोजेनिक है। तो उसका लिमिट कितना है, मोर देन कार्सिनोजेनिक इट इज कार्डियोटॉक्सिक, लिवर के लिए खराब है, हार्ट और लिवर के लिए। तो अगर आप उसके साथ में दूसरी कौन सी चीज़ें लेते हैं, खाना कैसा खाते हैं, अधिक मात्रा में अल्कोहल और अधिक मात्रा में तेल वाली चीज़ें, आपका जेनेटिक हिस्ट्री क्या है, अगर कैंसर प्रोन है तो बिल्कुल मत लो। ये बातें ध्यान में रखते हुए, ऑफ कोर्स आई डू नॉट एनकरेज टू ड्रिंक एनी सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल, बट somebody who is willing to drink, okay, so 1 or 2 peg once in a week or so in a moderation with full diet, we बट can आई think थिंक of. वही है कि कोई निटिग्रिटीज नहीं पढ़ता है या हाँ, समझता नहीं है। bottom वो line नहीं एक, पढ़ते हैं। जैसे वो जिन्होंने भी ये बोला था इंस्टाग्राम पे, तो वो चरक संहिता को कोट करके उन्होंने एक चीज बोल दिया, इट वेंट वायरल कि चरक उसमें ही लिखा हुआ है कि रोज पीजिए और रोज 2 नहीं, रोज लीजिए नहीं, और नहीं, किस किस को, मतलब इट्स शिशिर ऋतु है, जैसे ठंडी का मौसम है, हाँ, वो ऋतु के अंदर ठंडे प्रदेश में है, वो समय में, ना कि आपका गर्मी में। और आत्मवान व्यक्ति लिखा है कि जिसका अपने आप पर कंट्रोल है। अगर कंट्रोल नहीं है और आप पीते गए तो फिर तो अल्कोहल का तो मदात्य नाम की बीमारी लिखी है, व्यक्ति मर जाता है, लीवर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो सब भी लिखा है। हाँ, तो फिर वो सब लिखा है ना। ऐसा है। एक चीज़ और बताइए सर, ये दाल और दही साथ में नहीं खाओ, मिल्क और बनाना साथ में नहीं खाओ, ये खराब कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये आजकल बहुत चल रहा है इंस्टाग्राम पे। तो कुछ साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट है सो एक स्वाति, आई डोंट रिकलेक्ट द नेम ऑफ द जर्नल एंड द रिसर्च हेडिंग, बट एक बहुत बड़ा रिसर्च किया था, आई थिंक इट वाज डन इन इटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि फ्रूट्स और दूध, हाँ, जैसे हम आयुर्वेद में कहते हैं कि वो नहीं खाना चाहिए, गलत है।
कफ की वृद्धि ज़्यादा हो जाती है। तो वो रिसर्च में क्या किया उन्होंने, आई थिंक 200 पेशेंट लिए थे, 100 को उन्होंने फ्रूट्स और मिल्क साथ में दिया और 100 को उन्होंने फ्रूट्स और पानी साथ में दिया। सो व्हाट दे फाउंड कि जिनको फ्रूट और दूध साथ में दिया था, तो फ्रूट्स के जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन सी है, मिनरल्स है, जो कुछ भी है पॉजिटिव, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हुए। लेकिन वही अगर पानी के साथ में दिया, फ्रूट्स और पानी, तो वो अच्छे तरह से एब्जॉर्ब हो गए। सो व्हेन यू आर ड्रिंकिंग मिल्क एंड फ्रूट टुगेदर, इट इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन बिकॉज बॉडी इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब the good enzymes, the minerals and vitamins, micronutrients from the fruits. अभी आप खाना खाने के साथ में फ्रूट्स खाते हो तो फ्रूट्स जो है जल्दी पच जाते हैं, लेकिन खाना देर से पचता है। अब जो पचा हुआ फ्रूट जो है आपके इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा जब तक वो पूरा खाना पचेगा नहीं। सो इट विल बी गेटिंग फर्मेंटेड, इट विल कॉज गैस एंड ब्लोटिंग। तो इमीडिएटली खाना खाने के बाद में फ्रूट मत खाओ, थोड़ा रुक के खाओ, ठीक है। ये उसके पीछे वजह है। अभी दूसरा एक कॉम्बिनेशन आयुर्वेद कहते हैं कि दूध और मच्छी, फिश, ये साथ में मत खाइए। देयर आर लॉट ऑफ, अगर आप AI चैट GPT पूछते तो यू विल गेट कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देयर इज वन स्ट्रीम ऑफ साइंस कॉल्ड culinary genomics, culinary genomics। तो उसमें उन्होंने दिया है, वो लेडी ने बहुत पढ़ाई की है कि कौन सा डाइट कॉम्बिनेशन करते हो तो आपके जीनोमिक्स के ऊपर फर्क होता है। ये स्टडी किया है। अभी दूध और मच्छी साथ में खाने से शायद आपको विजिबली कुछ ना हो, एक बार 2 बार खाने से कुछ ना हो, लेकिन आप लगातार अगर आप खाते हो तो 100% आपके बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, कफ आपके शरीर में बढ़ेगा। सबसे पहले आपको वायु, पित्त और कफ, ये आपको मानना होगा। जैसे मैंने आपको जेनेटिक, एपिजेनेटिक रेफरेंसेस दिए। तो आप फर्क नहीं पड़ा तो आपने क्या पैरामीटर्स देखे? आपने वॉन विलिब्रॉन फैक्टर देखा क्या कि उसका कफ या बच्चे और दूध खाने से बढ़ा है क्या? उसका EGLN जीन के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ देखा है क्या? पैरामीटर्स क्या लिए? मैं अगेन ऐसे कि 1 या 2 बार खाने से नहीं होगा, लेकिन आप कंटिन्यूसली अगर खाते हो तो दैट इज नॉट गुड। सेकेंड थिंग, दूध और मच्छी, दे आर डिफरेंट प्रोटीन्स, और 2 प्रोटीन्स जो दोनों डिफिकल्ट हो जाएगा डाइजेस्ट करने के लिए, तो इसके लिए भी वो दोनों साथ में नहीं खाना, ये आप खाइए, अलग अलग खाइए। तो ये उसके पीछे एक लॉजिकल एंड साइंटिफिक रीजन है। देयर इज सम साइंटिफिक बैकिंग, बट इट इज नॉट एज ह्यूज एज इट इज मेड टू बी। हाँ, बट अगर समझो वो दूध और केला खा लिया, समटाइम्स यू ईट, नो इशू। लेकिन आप बच्चे लोगों को हम लोग देखते हैं दूध और केला अगर कंटिन्यूस खाते हैं, दही खाते हैं, तो उनको दोज आर प्रोन, देयर बॉडी इज हैविंग मास्ट सेल स्टिमुलेट होता है, हिस्टामिन स्टिमुलेट होता है, एंड दे डेवलप कोल्ड एंड कफ वेरी इजीली। तो वो नहीं खाना चाहिए, दैट इज। So I understand there is a scientific standpoint to it. Yes. But again, as I said, my problem is with how these things are propagated. As you said, Ayurveda वहाँ गलत नहीं है, but it's that जो उसको propagate कर रहे हैं वो आधा अधूरा कर रहे हैं। It's सेंसेशनलाइज करके बोला जाता है कि आप दूध और केला खा रहे हैं। जैसे आयुर्वेद में मैंगो और दूध को तो लिखा है खाना चाहिए, मैंगो और दूध खा सकते हो आप। श्रीखंड जिसको रसाला कहा है, आयुर्वेद में लिखा है, लेकिन रसाला लिखा है दोपहर को खाओ, रात को मत खाओ। So basically, अगर if I want to have a banana shake once in a while, I can have it. You can have it. There is no harm. That's exactly my Once point. in a while, definitely no harm. Once in a while, no harm. But the point is कि उसको ऐसा बताना कि क्या आप दूध केला इकट्ठे खा रहे हैं और ये हो जाएगा। सतत सेवन जो है वो नहीं होना चाहिए। Correct. So it's better to have it अलग-अलग, but once in a while for taste you have banana and milk and all, so that's fine. Yeah, absolutely. Seasonal eating बहुत heavily promote की जाती है आयुर्वेदा में और generally भी. So what do you think कि आज के टाइम में कितनी relevant है given the food availability, refrigeration and modern lifestyle changes? जो आयुर्वेद में लिखा है कि आपका जो आहार है वो देश, काल, वय जो आपका है और आपका जहाँ रहते हो वहीं का गुण अगर आप लेते हो, बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू दैट माइक्रोबायोटा। जो आप लैंड में है वो माइक्रोबायोटा से आप भी कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली आपको वो अच्छी तरह से पचेगा। मैंगो जो आपको मई महीने में आपको मैंगो मिलेगा, अप्रैल मई महीने में, उसमें जो क्वालिटी, अगेन आयुर्वेद में क्या लिखा है कि जो सृष्टि का नियम है मैं वो बता रहा हूँ। तो सृष्टि में मैंगो कब उत्पन्न होगा? अप्रैल मई महीने में उत्पन्न होगा। तो आयुर्वेद लिखा भैया वही समय खाओ। अभी आपने कुछ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके किया है तो दैट इज नॉट आयुर्वेदा। तो उसको हम कैसे सपोर्ट करें?
और आप जहाँ रहते हो वही हवा में, अगर वही देश में, वही मट्टी में जो फ्रूट है, सब्जियां हैं, तो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी। एवोकाडो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे कंट्री में ग्रो नहीं हो रहा है, वो वहाँ का फल है। करेक्ट। तो उससे ज़्यादा अमरूद मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। अमरूद के अंदर बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स है, मेरे को पचेगा भी अच्छे से, मेरे जीन्स को भी वो अच्छी तरह से सूट होगा। तो यस, आई डू एग्री टू दिस पॉइंट दैट सीजनल फ्रूट खाने चाहिए, जो भी आपका वो समय अवेलेबल है, दैट इज ऑलवेज बेटर। करेक्ट। या अगेन वंस इन अ व्हाइल यू वांट टू एंजॉय, यू कैन करेक्ट। एंजॉय। करेक्ट। या दैट वाज द एंटायर पॉइंट। आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं रेगुलर, तो आयुर्वेद में क्या कहा है कि नित्यम कुरुते यो व्यायामम विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम च निर्दोषम परिपच्यते, यानी जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है वो कुछ भी खाए। करेक्ट। अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे तो दिस वाज माय एंटायर ह्यूज बिग पॉइंट टू गेट अ पर्सन लाइक हिम, जो बहुत मुश्किल से मिले हैं ऐसे डॉक्टर जो एक बैलेंस बना के चलते हैं साइंस और अपना एंशिएंट विजडम जो आयुर्वेदा है उसके साथ। एंड आई विल नॉट लाई, इवन मैंने भी कभी ना कभी ये कॉन्वर्सेशन में बोला ही है कि आयुर्वेदा इज़ अ सूडो साइंस, बिकॉज शायद नॉलेज नहीं थी। Yes. बट आज आपसे सुन के एक्चुअली बहुत सी चीज़ें मैंने भी सीखी। एंड अगेन मेरा पॉइंट वही था, ब्लाइंडली नहीं फॉलो। But you agree that Ayurveda is not a pseudoscience, it's a science. I definitely agree, and it's I would not say कि मुझे ऐसा कुछ नहीं है आयुर्वेदा, ऐसा नहीं। No, I Yeah. always respected People it are as a not science. knowing about People it. are not knowing, and also जैसे कि मैंने आपको बताया, the right ways to follow it Correct. are still not as much out there as it should be. ऐसे मैं तो इस फील्ड में हूँ, मैं फिर भी बहुत लोगों से कनेक्ट करती हूँ, बात करती हूँ, बट मेरे अपने ही 12 साल के एक्सपीरियंस में आपके जैसा मुझे प्रोफेशनल शायद पहली बार मिले होंगे जो साइंस और आयुर्वेदा का एक बैलेंस Yes, लेके चलते हैं मॉडर्न yes, साइंस के साथ। yes. बट अगेन इंटरनेट ठीक है, इज अ सैड प्लेस इंटर- राइट नाउ कि Yeah. सेंसेशनलिज्म चाहिए, सबको व्यूज चाहिए, गलत बोलो, Correct, कैसे correct. भी करो, बस हाँ. व्यूज आने चाहिए कि क्या हाँ. आपके केले में जहर है, क्या आपके दूध में जहर है, थिंग्स लाइक दैट। सो माय ओनली पॉइंट हियर वाज ना ये एंटी आयुर्वेदा है, ना ये प्रो आयुर्वेदा है, ना ये एंटी मॉडर्न साइंस है, ना ये प्रो मॉडर्न साइंस। द ओनली थिंग इज़ कि चीज़ें हेल्थ के लिए कोलैबोरेटिवली काम करती हैं। Yes. एक्सरसाइज करें, एक्टिव रहें, अच्छा खाएं, हाँ. और ये सब चीज़ों का सपोर्ट लें। बट एक चीज़ पे फिक्सेशन नहीं रह जाए कि मैं सारा दिन तो सोफे पे बैठी हूँ और उसके बाद मैं एक हल्दी करके या कुछ करके पी लूँ तो कुछ उससे मेरा नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा या वो नहीं हो होगा। जाएगा। दिस वाज द एंटायर पॉइंट व्हाट आई Yes, वांटेड yes. टू पुट आउट देयर। करेक्ट करेक्ट, नो नो, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और स्वाति, ऐसा है कि लोगों को ऐसा लगता है नहीं कि हर चीज़ का मुझे एविडेंस दो, हर चीज़ का एविडेंस। सो आई जनरली से एब्सेंस ऑफ एविडेंस डजंट मीन एविडेंस ऑफ एब्सेंस। करेक्ट। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर चीज़ का मैं एविडेंस दूँ, नहीं पॉसिबल है। बट फॉर एग्जाम्पल फास्टिंग, जब हम पढ़ते थे तब फास्टिंग का कोई इंपॉर्टेंस था ही नहीं। आयुर्वेद ने तो फास्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंस लिखा, लेकिन जैसे वेस्टर्न साइंस ने फास्टिंग का साइंस रिसर्च किया, some Japanese scientist in 2015 he got the Nobel Prize for showing that fasting improves autophagy and how it is useful as a consequence for cancer and all other things. तब हमें फास्टिंग का इंपॉर्टेंस मिला। तो क्यों भाई, आयुर्वेद में तो लिखा है ना, हमारे कल्चर में है कि आज एकादशी है, आज चतुर्थी है, तो ये मत खाओ। सो दीज आर डाइटरी फास्टिंग जो रिलीजन से जोड़ा गया, हर रिलीजन में है। रोजे रखते हैं, ईस्टर हर रिलीजन में है, उसके पीछे हेल्थ बेनिफिट्स है। लेकिन आज आपने वो फास्टिंग के दिनों में क्या खा रहे हो, साबूदाना खाओगे, तला फारा खाओगे, चिप्स, रुकता नहीं है खाना। सो दैट इज नॉट फास्टिंग। उपवास यानी उपेन विष्यते, यानी आप rest. गुणों के पास रहिए, दोषों से दूर रहिए। वास करना, गुणों के पास रहना। इंडस्ट्री है ना सर, अभी फूड हाँ, इंडस्ट्री है तो कि ये बातें 50 ध्यान में चीज़ें रखें। हैं। तो एब्सेंस ऑफ एविडेंस डजंट मीन एविडेंस ऑफ एब्सेंस। इतनी बातें आप ध्यान में रखिए कि आपको आयुर्वेद शास्त्र के इस नियम के लिए आज एविडेंस नहीं मिला, इसका मतलब ये ऑब्सोलेट नहीं है। वायु पित्त कफ ये लोग मानते नहीं, मैंने आज आपको वायु पित्त कफ के जेनेटिक मार्कर्स दिए, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। बायोप्सी एविडेंस है, उसके ऊपर कुछ हो नहीं सकता। इसके बावजूद भी अगर कोई बोलता है कि नहीं आयुर्वेद स्यूडो साइंस है, तो मुझे फिर हम उसे नमस्कार करते हैं, दूसरा हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, बहुत इंसाइटफुल है ना। जो मेरा आज कहने का था, एक मराठी में हमारे कहावत है कि हा सूर्य आणि हा जयद्रथ। अगर कोई मेरे को सवाल पूछता है, बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर,
तुम्हारे पिताजी है जिंदा तो बताओ, नहीं तो आप श्राद्ध करिए। श्राद्ध, पिताजी गए तो श्राद्ध करो। तो उसको जवाब क्या? उसको जवाब ये, हा सूर्याणी हा जयद्रथ। तो जो लोग कहते हैं वायु पित्त कफ गलत है, उनको ये जवाब है कि ये मैं आपको आज बायोप्सी जेनेटिक एविडेंसेस दे रहा हूँ कि आप ये है। इसके आगे आप स्टडी करिए, आपको डिस्कार्ड करना है आयुर्वेद को करिए, लेकिन एटलीस्ट पढ़िए तो सही। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग हो तो मुझे भी लग रहा है डेफिनेटली मैं भी आपसे सीखूंगी पॉडकास्ट के बाद कि बिकॉज ये कुछ भी एज यू सेड कोलैबोरेटिवली अगर कुछ भी एक मेरे भी क्लाइंट्स को हेल्प करता है तो व्हाई नॉट, आई एम ओपन टू इट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः, इतना कहूँगा। अपना ध्यान रखिएगा। स्वाति का पॉडकास्ट आप सुनते रहिए, सब जगह फैलाते रहिए। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे तो आई एम सो हैप्पी, यू कैन सी माई स्माइल, आई एम सो हैप्पी विद, आई हैव लर्न सो मच पर्सनली, जबकि मैं इस फील्ड में 12 साल से हूँ एंड तो भी मुझे ये 1-1.5 घंटे के अंदर इतना सब कुछ लर्न करने को मिला है नया। आई होप यू लाइक दिस एंड प्लीज़ शेयर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, आयुर्वेद को बढ़ाएं और अच्छी तरीके से फॉलो करें, ब्लाइंडली कुछ नहीं फॉलो करें। आई होप दिस हेल्प्स। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाय बाय।